नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू। विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर राजमुनि जी, वाराणसी से। डॉक्टर राजमुनि जी वाराणसी के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष हैं। वे हिंदी भाषा और साहित्य के प्रखर विद्वान, शोधकर्ता एवं संवेदनशील लेखक हैं। उनके लेखन में भारतीय संस्कृति, समाज और मानवीय मूल्यों की गहराई झलक मिलती है। उन्होंने अनेक शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया है। तो आइए मिलते हैं भारत से डॉक्टर राजमुनि जी से। नमस्कार राजमुनि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। विश्व नमस्कार साहित्य सेवा श्रेया जी। संस्थान संस्थान के मंच पर। जी। जी। डॉक्टर राजमुनि जी, आपने जैसे कि दिखाया कि आप अभी अपने विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं और आप यहाँ के विभागाध्यक्ष हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने अपने शैक्षिक सफर की शुरुआत यूपी बोर्ड से की और फिर एमफिल और पीएचडी तक पहुंचे। इस लंबे सफर से आपको सबसे बड़ा सबक क्या मिला? जी अक्षय जी। मैं आपने मेरा परिचय तो दे ही दिया। जी। और मैं आपको बताऊं कि मैं जिस परिवेश में, जिस गांव में, जिस शहर में मैं अ, रहता था, पला बड़ा था, वहाँ उस समय मेरे परिवार में अगर देखा जाए तो शिक्षा के नाम पर बहुत कम हम्म। शिक्षित लोग थे। जी। क्योंकि अमूमन होता है कि भारतीय समाज में जो श्रमिक वर्ग होता है, जो पिछड़ा है, स्त्री है, मजदूर है, हम्म। इस इनके पास शिक्षा का जो एक आने का सिलसिला है, वो आजादी के बाद से धीरे धीरे शुरू हुआ। अच्छा। मेरे माता पिता, मेरे माता जी किन्हीं कारणों शिक्षा नहीं ले पाई। 5वीं तक वे पढ़ पाई, मेरे पिताजी कक्षा 8 तक पढ़े। हम्म। लेकिन आप दोनों ने मेरा इतना हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यदि आपने अपने जीवन में शिक्षा नहीं पाई हम्म। तो इस समाज में आपको जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाए। जी। जी। वे सही। बस इतना जानते थे कि अगर समाज में शिक्षा है हम्म। तो आपके पास अपने जीवन को सेव करने का और एक बेहतर जीवन जीने के साथ साथ समाज की बहुत सारी चीजों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। जी। तो मेरे माता पिता ने मजदूरी करके किसी तरह से हम लोगों को शिक्षा के इस मुकाम तक पहुंचाया। हम्म। और कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई बड़ी मुश्किल से मेरे गांव में मुझे करने दी। हम्म। क्योंकि गांव से 3 किलोमीटर दूर हम लोग पढ़ने जाते थे, तो वहां पर जो गैर दलितों के बच्चे हैं, ठाकुरों के, ब्राह्मणों के, हम लोगों को रास्ते में पीटते थे। हम किसी तरह से बच के उनसे पढ़ाई करते थे। और इसके बाद हम लोग खेतों में काम करने जाते थे। उसके बाद भी मजदूरी नहीं दी जाती थी हमारी। सोचिए कि 15-15 दिन मजदूरी करने के बाद कभी 10-10 दिन की मजदूरी रोक ली जाती थी। ऐसे हालात में मेरे माता पिता ने बस एक ही रास्ता बताया कि तुमको आगे पढ़ना है। हम्म। 8वीं तक पढ़ने के बाद मैं अपने ननिहाल चला गया। और ननिहाल में गया तो वहां मेरे मामा जी प्रोफेसर रामवीर सिंह, जो कि पूर्व विभाग अध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हम्म। भारत सरकार से संबद्ध है और भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है हिंदी भाषा का। हम्म। अ, उनके उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो उन्होंने मुझे 3 साल गांव में रखा। वहां से हाई स्कूल की मैंने परीक्षा पास की। हम्म। हाई स्कूल करने के बाद उन्होंने कहा था कि पढ़ने में रुचि है तो तुम ऐसा करो, ठीक है, शहर आ जाओ। तो मैं शहर गया। उन्होंने भी मुझसे एक बात कही कि देखो, अगर तुम्हें अपना और अपने समाज का और अपने देश का तुम भला चाहते हो तो तुम्हारे पास शिक्षा के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं। क्योंकि वे भी अच्छी तरह से जानते थे। मेरे मामा जी को भी मेरी नानी जी ने मजदूरी करके ही पढ़ाया। उनके भी हालात बहुत विपरीत थे। मामा जी मेरे 20 किलोमीटर पैदल चल के जाया करते थे। 20 किलोमीटर पैदल चल के। कभी जी। कभी रात हो जाती थी तो शहर में ही रुकना पड़ जाता। हम्म। तो उन्होंने बताया कि हम जिस हालात से निकले हैं, अगर आपने शिक्षा नहीं ली तो आपका और आपके परिवार का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपकी जो पीढ़ियां हैं वहीं की वहीं अंधी बहरी
हो जाएंगी, आपका जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहे। जी जी। और उन्होंने हमको सबसे पहला पाठ ये बता पढ़ाया कि देखो बेटा, जीवन में कुछ भी कर लेना, लेकिन सम्मान के साथ समझौता मत कर। उनको उनके कार्यालय में बहुत परेशान किया जाता था, और यहाँ तक कि जब उनका प्रमोशन हुआ, प्रोफेसर हुए, उसके बाद वो डायरेक्टर बने, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण, हम्म। क्योंकि भारतीय समाज में दलितों और स्त्रियों और मजदूरों, श्रमिकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो उनको जो है डायरेक्टर भी नहीं बनने दिया गया। एक्टिंग डायरेक्टर वो 9 9 महीने रहे। इसके बावजूद भी उन्होंने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि अ, उस समय तत्कालीन समय, उनके समय राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वे थी, उनके पास तक खबर पहुंचती है। तो मामा जी को भारत का सबसे ऑनेस्ट प्रोफेसर का अवार्ड मिलता है। और उनके सहयोग से, उनके सौजन्य से मैंने शिक्षा का ये मुकाम पाया है। इसके बावजूद भी उनके साथ लगातार कॉलोनियों में भी जातिगत भेदभाव होते रहे। उन चीजों को हमने आंखों से देखा और महसूस भी। हम कॉलेज में एमए कर रहे थे, उसके बाद पड़ोस में जब कोई पूछता था कि बच्चा किसका है, तो हम बताते थे कि हमारे मामा जी प्रोफेसर हैं। तो कहते अच्छा अच्छा, अरे ये तो फला जाति का लड़का। हाँ, मतलब हमारे भारत में दलित और स्त्री कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लें, लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो आज भी बदली है, लेकिन उस हद तक नहीं बदली। आज भी किराए का मकान आप ढूंढे जाइए भारत में, तो आपका नाम पूछेंगे, पीछे टाइटल पूछेंगे, और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको किराए पर मकान देने को तैयार हो। ये बात मैं आपसे एक दिन में नहीं कह रहा। हम्म। इस जीवन के 20 वर्ष के अध्यापन और 50 साल की उम्र गुजारने के बाद ये बात मैं आपको बड़े अ, भोगे हुए अनुभव के आधार पर आपसे साझा कर रहा जी राजमुनि जी, मैं समझ सकती हूँ हूँ। आपकी हाँ। समस्या। जी। हाँ, तो लेकिन फिर भी अ, मुझे यहीं पर याद आती है शिक्षा के महत्व के बारे में। मैंने इसके बाद धीरे धीरे जब मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, एमए किया, एमफिल किया, हम्म। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मुझे अब पीछे नहीं मुड़ के देखना है। तो मामा जी ने फिर कहा कि देखो बेटा, अब यहाँ के बाद थोड़ा धैर्य रखना है, ये मंजिल थोड़ा सा लंबी है। मैंने कहा कोई बात नहीं है। मेरे माता पिता कम शिक्षित होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि तुमको पीछे मुड़ के एकदम नहीं देखना, तुमको मंजिल मिलेगी। तो मैंने दो लोगों के बारे में कुछ किताबें पढ़ी, कुछ हम्म। जानना चाहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला। हम्म। ये विश्व की ऐसी हस्तियां हैं, इनके बारे में जितना पढ़ा जाए, जितना शोध किया जाए, मुझे लगता है कि वो कम ही पढ़े। जी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़े। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये वही देश है, मुझे कहने में, आपसे बातचीत करने में कोई गुरेज नहीं हो रहा, कोई संकोच नहीं है, कि ये वही देश है जहां पर आप धर्म के नाम पर स्त्रियों को पूजते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और वही देश है जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे ईमानदार और विद्वान और लर्नेट आदमी ने हिंदू कोड बिल यहाँ पेश किया था, तो उसको कभी भी पास नहीं होने दिया। उसमें स्त्रियों के अधिकार की बात थी। तो इन दो लोगों से मैंने बहुत सबक सीखा, और वो नेल्सन मंडेला जी का ये जो कोटेशन मुझे हमेशा याद रहता है, और मैं बच्चों को अ, अपने परिवार में भी और अपने कक्षाओं में भी शामिल करता हूं। वे कहते हैं कि शिक्षा पूरी दुनिया का वो ताकतवर हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदलने की सामर्थ्य रखते हो। जी जी। लेकिन अच्छा। दूसरा उनका ये भी साथ साथ है कि शिक्षा का इस्तेमाल आपको बदला लेने के लिए नहीं करना है, समाज को बदलने के लिए करना है। जी तो ऐसे लोगों की बातों से, शिक्षाओं से मैंने कुछ सीखा और मैं यहाँ तक आया। जी। और ताउम्र मैं
जब तक इन चीजों को महसूस करता हूँ, आज भी करता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, आपके पास घर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अ, जी भारत में महाराष्ट्र एक राज्य है, महाराष्ट्र। जी वहां पर संत गाडगे नाम के एक बहुत बड़े संत हुए। जी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगी तो शायद उनके बारे में जानकारी बहुत मिलेगी। जी उनका भी एक स्टेटमेंट था मैडम, कि पेट में भोजन ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर ढकने के लिए छत ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तन ढकने के लिए कपड़ा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपनी संतानों को शिक्षा जरूर दिलाइए। इस जी बात का उन्होंने घूम घूम कर आजीवन प्रचार किया। जबकि मैं समझता हूं उनकी शिक्षा दीक्षा औपचारिक रूप से बहुत कम रही हो। जी उनके नाम से बहुत सारे विश्वविद्यालय, हम्म कॉलेज वगैरह खुले हैं महाराष्ट्र में। जी जी सर, हाँ। बहुत हाँ। अच्छा आपने बताया कि आपका स्ट्रगल काफी ज्यादा रहा है और अभी भी आप जी। मुझे लग रहा है कि आप अपने अनुभवों के तौर पर ये सारी चीजें बोल रहे हैं। और जी। मुझे लगता है कि आपके बोले हुए शब्द जितने भी हैं वो जो हमारी पीढ़ी है, जो लोग हैं वो सुन रहे होंगे और उन्हें जरूर इस बात का एहसास होगा कि शिक्षा महत्वपूर्ण थी और महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण रहेगी। है, जी रहेगी जी। बिल्कुल। तो इंसानों में भेद करना, ये मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी सही है। से पिछड़े देश, पिछड़े राज्य हैं भारत में, जहाँ पर लोग इनका शिकार हो रहे हैं जातिवाद का। जी। और जी। ये अभी भी बहुत जरूरी है कि कोने कोने तक यह बातें पहुंचें, ताकि लोग जी। सतर्क हो सकें और शिक्षा का सहारा लेकर वो भी बाहर निकल सकें और अपने जी। जीवन को और सुखद और संपूर्ण बना सकें। तो सर, 2004 से लेकर अब तक आपके पास 19 वर्षों से अधिक का अध्यापन अनुभव है। तो इस जी। दौरान छात्र शिक्षक संबंधों में आपने क्या बदलाव महसूस किए? हाँ, अनुसुईया जी, देखिए, अ, जब आप धीरे धीरे शिक्षा में कदम रखते हैं या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं फिर भूल जाऊंगा, मेरा शिक्षा में आने का उद्देश्य नहीं था। हम्म। मेरा उद्देश्य था डॉक्टर बनना। लेकिन अ, कुछ विषय ऐसे थे जहां पर मुझे सफलता हाथ नहीं लगी, और किन्हीं कारणवश मैं यहाँ आया। लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है, 20 वर्ष अध्यापन करने के बाद, पिछले 10 वर्षों में जो साहित्य मैंने देखा, समझा, पढ़ा, और जितना, बहुत ज्यादा मैंने यात्राएं नहीं की, लेकिन जितना मैं देखा, घूमा, लोगों से बातचीत किया, तो उसमें महसूस किया कि आप जब शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं तो वहां आपको सही क्या है, गलत क्या है, इसकी पहचान देर सवेर बहुत जल्दी हो जाती हो जाते है। हैं। एक डॉक्टर को समाज के परिवर्तनों का शायद पता चले और न चले, एक इंजीनियर को चले न चले, लेकिन एक अध्यापक होने के नाते आपको उन सब चीजों का पता बहुत जल्दी ही चल जाता। मैं अभी पिछले 10-20 वर्ष के अनुभव से मैं काट के आधा कर दूं, मैं कहूं कि मेरा पूरा जीवन ही मात्र 10 वर्ष का है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। क्योंकि पिछले 10 वर्ष में मैंने जो साहित्य देखा, समझा, उसमें ये पाया कि विद्यार्थी और अध्यापक के बीच दो तीन चीजों में बहुत बड़ी गिरावट आई है। सबसे पहला तो यह है कि एक संवादहीनता हमारे पूरे परिवेश में फैली हुई। हम संवाद नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा, जितने भी क्राइम समाज में होते हैं, परिवार में होते हैं, इनका सबसे मेन कारण है कि आप संवाद नहीं करते। जी, कम्युनिकेशन गैप होता ही है उनके बीच में। जी। जी। दूसरा यह है कि संवेदनशीलता नहीं। संवेदनशीलता तो अब गायब ही होती जा रही है, जिस तरह से लोग जी। मशीनों के साथ ज्यादा सहज हो गए हैं, इंसानों के साथ जी। सहज नहीं है। तो और अब देखिए, संवेदनशीलता क्यों नहीं है अनुसुईया जी, इसका एक मुझे जहां तक पता चलता है, हम्म, आपने देखा होगा, अमूमन परिवार में बच्चों को इस बात को लेकर ट्रेंड किया जाता है कि आपको कौन सी नौकरी पानी, किसका पैकेज सबसे हाई। अब ये मानसिकता ये। क्यों जागी है, इस बात का आप जी। भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं जी। ना कहीं पैसे की जरूरत, और या तो कहा जी। जाए कि वो महत्व देते हैं पैसे को।
उन्हें लगता है जी। कि जिंदगी पैसे से ही चलती है, और नो डाउट कि पैसे से चलती है। परंतु हाँ बच्चे को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाता है जब वह अपने व्यक्तित्व, अपने अंदर की प्रतिभा के खिलाफ जाकर, अगेंस्ट जाकर काम करता है। जी। जी। हाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे अपनी बात रखूं बहुत सीधी सीधी भाषा में, हम्म। तो जैसे मान लीजिए कि आपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया, हम्म। आप खुश हो गए। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि डॉक्टर बनना तो है, लेकिन डॉक्टर के बाद दूसरी शर्त आपकी ये होनी चाहिए, आपके अंदर का इंसान नहीं मरना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्या होता है कि वहां आदमी नहीं देखा जाता, वहां पैसा देखा जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है कि वहां सिस्टम ही काम नहीं करेगा, वहां पैसा कम खर्च लग रहा है, लेकिन वो साइड इनकम नहीं है तो आदमी काम नहीं करेगा। ये बहुत सच्चाई है। 100% तो नहीं हो सकती है, हम्म। लेकिन एक मैं सच बात बता रहा हूं। अध्यापक बन गए या किसी प्रशासनिक पद पर आप आ गए, अगर आप 2 नंबर का नहीं कमाते हैं तो क्या होगा? घर वाले कहने लगते हैं कि जाइए, आपका तो जीवन ही बेकार है, कोई साइड इनकम है नहीं, कैसे चलेगा। तीसरी बात यह है कि इन सारी चीजों के पीछे कारण क्या है? क्यों बेईमानी करता है व्यक्ति, क्यों करप्शन करता है, विद्यार्थी क्यों रुचि नहीं लेता? क्योंकि हमने उसकी मानसिकता को ऐसा प्रिपेयर कर दिया है कि उसको सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं ही दिखाई देती हैं, इंसान दिखाई नहीं देता। एक मलखान सिंह जो मेरे जिला अलीगढ़ के रहने वाले एक कवि हैं, हम्म। उनकी एक कविता है। अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं बाद में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप उसको पीडीएफ बना करके। आप अभी भी सुना सकते हैं, दो चार लाइनें, स्वागत है आप। हाँ, तो उसमें वो कहते हैं कि जो हमारे गांव हैं, हमारे गांव कविता है। कहते हैं कि अ, न हमारे हरि हैं, न हमारे जन हैं। हाँ, हमारे गांव में हरि भी हैं, जन भी हैं। न हरि के संग न जन के संग बैठते हैं, न उठते हैं, न खाना खाते हैं, न संबंध बनाते हैं। यहाँ तक कि हमारे गांव में जो हरि हैं, वे जनों की परछाई तक से भी परहेज करते। और एक लंबी कविता है, उसका मैं नाम आपको टाइटल बता देता हूँ। उसी एक कविता की वजह से वो पूरे देश में बहुत चर्चित हुए। कविता का टाइटल है सुनो ब्राह्मण। हम्म। मैं बाद में आपको साझा करूंगा, जी। उस आप, कविता को, बहुत लंबी कविता है। नहीं, कोई बात नहीं, आप तो दो तीन लाइनें सुनाइए आप हाँ, इसके बारे में भी। हाँ, तो हम दे क्या रहे हैं लोगों को, है ना? विद्यार्थियों को हम सिखा क्या रहे हैं? हम अपने घर से ही परवरिश बच्चे कैसे करते हैं? अब मैं पिछले 10 साल से इन चीजों को महसूस किया हूं कि पैसा मायने नहीं रखता है। आप अगर आप इंसान हैं, अगर आप समाज के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आपका अंदर का जो मेंटली पीस है वो तो कम से कम बना रहेगा। जी, बिल्कुल। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि समाज क्या कहेगा। अभी केरला की एक है हम्म। स्नेहा, प्रतिभा स्नेहा राजा करके हैं। वो हम्म। एडवोकेट हैं। हम्म। मैंने यूट्यूब चैनल में उनका पेपर की कटिंग भी साझा की है। हम्म। उन्होंने, वो भारत की क्या, मैं कहूंगा वर्ल्ड की एकमात्र महिला एडवोकेट है जिन्होंने इस बात का सर्टिफिकेट लिया है वहां के एसडीएम से कि नो रिलीजन नो कास्ट। कहती है कि मैं किसी रिलीजन को नहीं मानती, मैं किसी कास्ट को नहीं मानती। ये खबर अखबार में मुझे सुनकर तो अच्छा लगा, लेकिन आपको बता दूं मुझे ताज्जुब हुआ, इतने से बॉक्स में ये खबर थी। देखिए, ये ना मैं राजमुनि जी, मैं आपको थोड़ा सा कुछ साझा करूंगी कि मैंने हम्म, ओशो को तो सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, जो एक बारी मैंने उनको सुना था कि ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, बहुत पहले की बात है, मतलब समझिए कि जी। जब हर चीज बनाई जा रही थी, तो ये हम्म, व्यवस्थाएं बनाई गई इस तरह से जैसे कि एक घर में किसी सामान को हम अरेंज कर रहे हों, कि चलिए एक कवि की हम्म, किताबें एक कबर्ड में रख देते हैं, दूसरे कवि की किताबें दूसरे कबर्ड में रख देते हैं, राइट। हम्म, और कला के हम्म, आधार पर ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। कला श्रेष्ठ थी, कला श्रेष्ठ है, और कला श्रेष्ठ ही रहेगी। कला के जी। आधार पर जब उन्होंने प्रतिभा को बांटा, देखिएगा कि हर इंसान के अंदर ईश्वर
एक ऐसी प्रतिभा देता है कि उस प्रतिभा के आधार पर वह इंसान अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, वो खा सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। मानते हैं जी आप इस जी बात जी को? ये जी एक जी जी उपहार है, ईश्वर की तरफ से यह उपहार होता है हर एक व्यक्ति के लिए, जी हर एक बच्चे के लिए जो पैदा होता है। परंतु जब हम समाज में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं हम वो उपहार खोल कर भी नहीं देखते। कुछ लोग खोलकर जी देख लेते हैं और वो जब देखते हैं तो वो जी। अपना नाम बना लेते हैं बहुत आसान तरीके से। उन्हें ज्यादा मेहनत हम्म। नहीं करनी पड़ती है, उनका जीवन बहुत सहज हो जाता है। लेकिन जी अब हम यहाँ पर आते हैं कि जो ऊंचा नीचा, अब एक गांव, पहले जैसे गांव बसता था और गांव में पंचायत होती थी, और गांव में जी। कला के आधार पर ये जातियां होती थी। हर किसी हम्म। को हर किसी से काम होता था। जब शादी ठीक। ब्याह होता था या बच्चा पैदा होता था, जो भी संस्कार होते थे उसमें हर एक जाति के व्यक्ति का काम होता था। मानते हैं आप इस बात को? तो जी ये जी जी कहीं जी ना होता। कहीं विविधता में एकता वाली बात थी, अगर आप इसे सकारात्मक ढंग से लेते हैं तो। हम्म। राइट। अब बना दिया गया जी कि अब इंसानों ने क्या बना दिया, हम श्रेष्ठ हैं जी। क्योंकि हम ये कर रहे हैं। जबकि हाँ पढ़, ये। हाँ, वो ब्राह्मण अगर कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम पाठ पढ़ रहे हैं या वेद पढ़ हम्म। रहे हैं या मंत्र पढ़ रहे हैं, तो उसके बिना भी काम नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अ, और कोई काम कर रहा है, मीन्स जी अगर आप हम कहें कि कुम्हार हैं या जो नाई हैं वो भी आ रहे हैं, वो अपना अपना काम, अपनी अपनी कला को प्रदर्शित करके जा रहे हैं। आप में भी जी कला है, आप भी कला प्रदर्शित करके जा रहे हैं अपने कला के तौर पर, आप उसे आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी राइट। जिस घर में वो संस्कार होते थे, उस घर से हर इंसान को भोजन जाता था और हर इंसान को वो जाता था, जो भी मतलब जाति काम करने आती थी। तो ये हम्म। व्यवस्था बुरी नहीं थी, मैं बता रही हूँ। लेकिन मानसिकता जो पलती चली गई, जी मानसिकता जो पलती चली गई, और कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको जो जिन्हें छोटा कहा गया, उन लोगों ने उस चीज को स्वीकार कर लिया कि हम छोटे हैं, और उन्होंने अपनी कला छोड़नी शुरू कर दी। वो बाहर की तरफ निकले और वो कहते नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जाति से जुड़ा हुआ है। और वो बाहर निकल आए, और बाहर निकलने के बाद भले ही वो मजदूरी करें या किसी आईटी में कंपनी में काम करें या नौकरी करें, उनको वो ज्यादा अच्छा लगने लगा, क्योंकि उन्हें वहां सम्मान मिलने लगा, या उन्हें कोई उनको जाति से नहीं जानता था। ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, हर हर इंसान जी। को सिर्फ सम्मान की जरूरत होती है। बिल्कुल। हर इंसान, क्योंकि उसके पास वही दिमाग है, वही हृदय है जो हर इंसान के पास है। तो इंसान बिल्कुल। को सिर्फ दो ही चीजें चाहिए होती है, एक सम्मान और एक जीवन यापन करने के लिए धन, जी जो भी कह सकते हैं आप। तो देखिए, ये इंसानों ने बनाया और इंसानों के साथ ही इंसान की लड़ाई शुरू हो गई। इसमें ईश्वर का कहीं कोई दोष नहीं है, ना ही इस व्यवस्था का। लेकिन ये व्यवस्था चल नहीं पाई क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप हो गया। लोगों ने, जो श्रेष्ठ थे वो बहुत श्रेष्ठ समझने लगे खुद को, और जो हम्म। छोटे थे ही नहीं वो बहुत छोटा अपने आप को महसूस करने लगे, बराबरी के अगर उस लेवल में देखा जाए। जी और जी। जहां पर भी इस तरह का इन्फ्लेशन, मतलब कहते हैं कि गैप आता है, वो व्यवस्था चकनाचूर हो ही जाती है समाज के अंदर। और ये व्यवस्था हो गई चकनाचूर। तो ओशो जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया इस बात को, कि ये व्यवस्था जब बनाई गई, इस आधार पर बनाई गई थी कि हम हर एक की वह कला में माहिर हो सके। जब एक जी ही जी। बच्चा एक ही जाति में जब बार बार जन्म लेता है और उस कला को बार बार सीखता है, तो वह उसमें प्रगति कर रहा होता है। आप समझिए कि जो संगीतकार है, अगर संगीत सीख रहा है, तो संगीत एक ऐसी कला है जिसे आप एक जन्म में नहीं सीख सकते। आपको फिर बिल्कुल। से उसी घराने में जन्म लेना पड़ेगा, फिर से प्रतिभा को निखारना पड़ेगा, तब जाकर आप एक अपनी बहुत सुंदर, मतलब उसमें माहिर हो सकेंगे, सरताज बन सकेंगे। राइट। हम्म। ऐसा था। तो लोगों ने जब अपनी कला छोड़नी शुरू कर दी, तो कहीं ना कहीं उस भगवान की, ईश्वर की व्यवस्था डगमगा गई। आप समझ रहे हैं? उसके दिए हुए उपहार को लोगों ने इनकार करना शुरू कर दिया। लोगों ने कला छोड़ दी अपनी,
इस वजह से कि नहीं, हम बाहर निकल के हम सम्मान सहित काम करेंगे। तो ये सम्मान को फिर से बटोरना, फिर से उस कला को वापस लेकर आना, ये अभी उसका फिर से काम बन गया। तो कुछ महानुभाव जो जागे और उन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश की समाज में कि कला के आधार पर जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, तो कला मत छोड़िए, कला को रहने दीजिए। जैसे लोगों ने जो नाचते थे, नाचने में माहिर थे, उन्होंने कहा गया नचैया है ये, मतलब उसे हाँ, आना चाहिए। भावना से देखना शुरू कर दिया। उसे जब, हाँ खराब नजर से देख। हाँ, और वही कला जब वो शहरों में गई तो उन्होंने बहुत पैसा कमाया, नाम कमाया। हम्म, तो जिसे जहां नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो इंसान क्यों नहीं उस तरफ भागेगा। बिल्कुल 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 सारे गांव खाली हो गए। अब गांव में बिल्कुल लोगों की खेती खड़ी हुई है, काटने वाले भी नहीं मिल रहे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक जिसे हम कहते हैं कि असंतुलन बढ़ा। जी। तो ये नहीं, सबसे बड़ी बात, हाँ। सबसे बड़ी बात है मैडम ना कि कोई भी चीज, ये जो था, ये व्यवस्था जो थी आप बता रहे हैं, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन तो ठीक है कि इस हम्म। बुक को यहाँ रखिए, इस बुक को यहाँ रखिए, हम्म। ठीक है। लेकिन मान लीजिए 50 किताबें हैं आपके पास, उन 50 किताबों में कुछ कबीर की वाणी है, कुछ भारतीय संविधान है, तो अब आपको पता चला कि आपने अपनी चीजें जिनको प्रसार करना है वो तो हाईलाइट कर दी, और जो जिसको नहीं प्रचार करना उसको आपको दबा के रख दिया। आप ये सोचिए ना कि जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर एक स्त्रियों का आप ग्राफ देख लीजिए आगे बढ़ने का एजुकेशन में, पुरुषों से ज्यादा जा रही हैं आजाद। तो स्त्रियों को आगे बढ़ने का जो राइट दिया, वो ईश्वर ने नहीं दिया और धर्म ने नहीं दिया, वो उनकी एजुकेशन ने। बिल्कुल बिल्कुल सही उनके कह रहे हैं आप। उनके प्रति आपको सोच बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल उनके बदल प्रति ये देखिए आपने सोच नहीं। बना रखी जी है जी। कि ये स्त्री घर का ही काम करेगी, पढ़ेगी तब भी वो घर का काम करेगी, है ना। ये झाड़ू वाला सिर्फ झाड़ू लगाएगा, तो नहीं नहीं नहीं, ठीक है, सुनिए, उसका काम बुरा नहीं है मैडम, काम बुरा लेकिन नहीं आप है। उसके प्रति एक मानसिकता मत, एक समाज में बिल्कुल मेंटलिटी नहीं बना। बिल्कुल सही कह रहे जी। हैं आप राजमुनि जी। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि जी। यहाँ पर स्त्रियों की बात देखिए, जो हमारा अगर हम शुरुआत से देखें तो स्त्रियां कहीं ना कहीं सम्मान देती थी पुरुषों को कि अगर बिल्कुल इन्हें पुरुष सम्मान देंगे तो ये बदले में हमें सम्मान देंगे। राइट। मिलेगा, बिल्कुल। पुरुषों को आदत हो गई पुरुष प्रधान रहने की। हम्म, उस आदत में कुछ लोग, कुछ घर या कुछ नारियां बहुत ज्यादा बुरी तरह से उसका शिकार हुई, हम्म, शिकार होती चली गई जी। ना। वो चीज बदलने जी। में, वो पुरुषों की मानसिकता बदलने में, समाज पूरा बदलने में बहुत बड़ा वक्त लग गया, बहुत लंबा सफर। आजादी मतलब अंग्रेजों से आजादी लेने से ज्यादा हमें अपने समाज की कुरीतियों से आजादी लेने में वक्त लग गया। जी। अभी आज एक ऑनलाइन लेक्चर लेक्चर मैंने कराया था, मेरे यहाँ दो पीएचडी का इंटरव्यू था, हम्म। रिसर्च स्कॉलर का। हम्म। तो उन्होंने कहा था कि जब भारत की आजादी की बात चल रही थी तो दो तरह की आजादी आपको चाहिए थी। हम्म। एक तो बाहर के लोगों से आजादी, हम्म। एक शोषित पीड़ित समाज, स्त्री, मजदूर, दलित, आदिवासी, इनको मुक्ति चाहिए थी। मुक्ति किससे चाहिए थी? ये जो नैरो माइंड की जो हमारी सोच है, इस सोच से मुक्ति चाहिए। सोच से मुक्ति चाहिए थी जी। इसीलिए नागार्जुन लिखते हैं अपनी कविता में, हम्म। बड़ी अच्छी लाइन लिखते हैं, वो कहते हैं कि कागज की आजादी मिलती ले लो दो दो आने में। यानी इस आजादी का कोई कीमत नहीं है जब तक आपको भेदभाव से आजादी ना मिले, नफरत से आजादी ना मिले, पाखंडों और अंधविश्वास से आजादी ना मिले। आप सोचिए कि धर्म के नाम पर जितना शोषण स्त्रियों का, मजदूरों का, दलितों का होता, उतना शायद किसी का नहीं होता। अच्छा अच्छा राजमुनि जी, अब मैं थोड़ा सा आपको ये कहूंगी कि आप जरा अगर जी। विस्तृत, आपने सिर्फ भारत की बात की, राइट, यहाँ पर जी। आपको पता है कि जब भारत के बाहर भारतीय कमाने जाते हैं या दूसरे देशों में जाते हैं, वो शिक्षित होते हैं सभी। वहां पे जाति पाति जी। कुछ नहीं देखा जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल। भारतीय, भारतीय का टैग लेकर आता है, इंडियन। जी। ठीक है। जी। तो आपको क्या लगता है हम्म। कि उनका बहुत ही खुले हाथों से स्वागत किया जाता है यहाँ पर? नहीं, वो वहां भी उसे दो नजरिए से आप इस देखना। बात का समझिएगा कि आप अभी तक कुएं की बात कर रहे थे, अब मैं पूरे समुद्र की बिल्कुल बात कर रही हूँ। समझ गए। तो जी जी जी। वो किस बेस पे खड़ा होता है? अपनी कॉन्फिडेंस के बेस सब। पे,
बिल्कुल। right? अपनी ज्ञान के बेस पे, राइट, जी। है ना, बिल्कुल। क्योंकि उसे दूसरे देशों के लोगों के साथ भी वही, मैं शायद वो अपने देश में सिक्योर था, लेकिन वो दूसरे देश में निकल आने हाँ। के बाद उसे दूसरी भाषाओं से लड़ना पड़ रहा है, उसे दूसरे भाषाओं के लोगों की मानसिकताओं से लड़ना पड़ रहा है। वहां पे पूरे इंडियन का क्या, पूरे भारतीय का क्या टैग लगा हुआ है। आपको लगता है कि आप लोगों समझ। को ये टैग लगाते हैं कि भाई आप छोटी जाति के हैं, या ये ब्राह्मण है, ये है, ये शूद्र है, जो भी है, हम्म, वो सब छोटा पड़ जाता है जब आप दूसरे देश में आकर के, वहां पर आपके माँ बाप भी आपके साथ सपोर्ट के लिए नहीं होते हैं। बिल्कुल उतना दूर जाकर, सही बात है, हाँ, सात समुंदर समझिएगा पार। इस बात को। लेकिन फिर भी जी। वो अपनी रिस्पेक्ट बनाकर रखता है, जी। और वो अपनी शिक्षा के अनुसार अपना काम भी करता है, और वो उस देश, जहां जिस देश में वो रहता है, उस देश की भी प्रगति करता है, और वो अपने देश की भी, का भी नाम रोशन करता है। नाम रोशन, क्योंकि बिल्कुल उसके बिल्कुल सही ऊपर ये बात। दायित्व होता है, ये जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। वो नहीं लड़ता किसी से, वो मिलकर चलता है ना। उनके साथ में। क्योंकि बिल्कुल। उसे उस देश, उसे वहां रह, वो ये नहीं है कि वो झेल रहा है कुछ, नहीं, वो उनके साथ जब मिल घुल जाता है, तो वो उनकी बातें भी समझता है और अपनी बातें भी समझाता है, क्योंकि बिल्कुल उसके अंदर ये ताकत है, उसने अपने आप को डेवलप किया है। डेवलप किया, बिल्कुल सही। तो बहुत जरूरी है कि जो भी लोग हैं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग, हमें कहते नहीं है, हम कहलवाते हैं उनसे हम्म। अपनी खामियां, मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं सचमुच में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम सिर्फ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, नहीं, हम्म। अपनी, देखिए, एक अगर अच्छी पर्सनालिटी है, कोई अच्छा बोलने वाला है, लोग उसे आजकल, जी। आजकल की बात मैं कर रही हूँ कि आजकल कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आज मैं जी। आपसे जी। बात कर रही हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से बात कर पा रहे हैं, अपनी बातों को रख पा रहे हैं, राइट। जी। वहीं पर जी। आप अगर बातों को ना रख करके सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो शायद मैं भी कट लूं आप। समझ रहे हैं आप इस बिल्कुल बिल्कुल। बात को। असल में बिल्कुल सही आपने कहा कि हमको संघर्ष नहीं करना है, हमको अपने एजुकेशन, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना है ना। अपने तो टैलेंट जैसे, और खुद हाँ, को समझकर खुद को निखारने की बात मैं कर रही हूँ। बिल्कुल और उससे आपको बिल्कुल। कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि जब एक बीज बिल्कुल। जमीन के अंदर जाता है, और जमीन से जब वो फूटता है पेड़ बनने के लिए, हम्म, उसे उस दबाव का, दबाव को सहन करना पड़ता है, उसे ताकत लगानी बहुत पड़ती है बाहर निकलने के लिए, बाहर आने के लिए। जी। राइट। तो अगर जी। मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा अगर आप पर दबाव है, तो आप लोग और भी ज्यादा खिलकर बाहर निकल सकते हैं, जी। जी। बिल्कुल। और अच्छी तरीके से अपने आप को फैला सकते हैं। और मैंने देखे हैं डेवलप। ऐसे लोग, जैसे अब मैं जी। बता, भीमराव अंबेडकर जी हैं, कोई है जो जी। जी। उनका सम्मान के साथ नाम ना ले। गौतम आज भी बुद्ध पूरे जी जब वर्ल्ड में उनको जाना निकले, गौतम बुद्ध जी जब बाहर निकले, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही है। लोगों को उन्होंने यही सिखाया कि आपको लड़ना हम्म। नहीं है, ना। है ना। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं आप लड़ रहे हो, उन्होंने प्रति उत्तर ना। दिया, किस तरह से समझा कर। उन्होंने ये बताया कि देखिए, अज्ञानता बहुत तरह की होती है। जी। ये अज्ञानता है कि हम मनुष्य होकर, हमारे पास हाथ पांव हैं, पूरे अंग हैं, फिर भी हम अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उस माहौल बिल्कुल। में पले बड़े हैं, माहौल का है। जी। लेकिन अगर आप माहौल से जी। बाहर एक बार निकल जाते हैं, तो आपको खुला आसमान मिलता है जीने के लिए। बिल्कुल और बिल्कुल। उस आसमान में भी अगर रह करके आप सिर्फ शिकायतें करेंगे, तो मुझे नहीं लगता हम्म। कि आप सही कर रहे हैं, राइट। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, चीजें हैं बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि ठीक। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आपके लंबे योगदान का कौन सा क्षण आपको सबसे यादगार लगता है? मेरे लिए सबसे जो यादगार क्षण रहा मेरे, हम्म, अगर आप व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे, हम्म, तो जब मैं 2004 में सरकारी सेवा में आया, हम्म, तो वो पल मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, भावुक और बहुत ही एक अलग तरह का था। हम्म, क्योंकि मैंने अपने जीवन का जो सफर था, उनको पार करते हुए वहां तक मैंने कदम रखा, और उस दिन मुझे लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपने कहा ना कि आदमी अगर आगे बढ़ने की सोच ले, तो ही कैन डू एवरीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं सेवा में आया, और बहुत कम उम्र में मैं नौकरी में आया था, 25-6 ईयर्स में मैं आ गया था, हम्म, वैसे बहुत अर्ली एज। तो हम्म, वो सबसे सुखद अनुभव मेरे जीवन का रहा। और
ये इसलिए इस मायने में भी रहा कि जो जिन लोगों की सहमतियां असहमतियां नाराजगी रही, आ, उन लोगों से जब मैं मिलता था तो उसी प्यार मोहब्बत के साथ, आ, या जो और भी तरह की असहमतियां जहाँ एजुकेशन ली, वहां भी मैं मिलता था और मैं बताया, मैंने कहा मैं सर वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया हूँ। तो वो पल मेरे लिए बहुत जीवन का महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि उच्च शिक्षा में आना अपने आप में एक बहुत अलग अनुभव होता है, जहां से आप सारी चीजों को समझते हैं। क्योंकि इसके बाद कोई बड़ा संस्थान नहीं होता, कॉलेज या विश्वविद्यालय हम्म। शिक्षा का अंतिम मुकाम होता है। जी। उसके बाद एक और पल मेरे जीवन में आया जब मेरा प्रमोशन हुआ और मैं प्रोफेसर हुआ। तो हम्म। मुझे लगा कि अब मैंने अपने जीवन की सारी चीजें पा ली। चलिए, क्या बात है, बहुत और खूबसूरत। हाँ। जी। तो सर, आपने दलित साहित्य, कबीर, नागार्जुन और जयशंकर प्रसाद जैसे विषयों पर शोध किया है। तो इनमें जी। से आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण शोध कौन सा था और क्यों? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अब यही है कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं। चलिए, इतने समय में मैं कुछ बातें आपसे साझा कर दूं। जी। अ, सबसे चुनौतीपूर्ण काम वह होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, कि अगर किसी आदमी को गोली मारी जाए तो उसको बचाना संभव, क्योंकि भाई आदमी है, ठीक है, बाहरी शरीर में लगी है, बचने के चांस बनते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से आप गुलाम बना लेंगे तो उस गुलामी से मुक्त करना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। आप समझ पा रही होंगी मेरी बात को, जी। जी। कि जी। मानसिक रूप से जो हम गुलाम हो जाते हैं, उन चीजों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम होता बहुत है। मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम होता है, किसी भी चीज के हम गुलाम हो जाएं, किसी सिस्टम के या किसी परंपरा के, किसी ट्रेडिशन के, तो वो व्यक्ति, वो लोग आपकी चीज को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। जी। जी। जैसे अभी 10 तारीख को एक वो आने वाला है, आ, करवा चौथ का व्रत आने वाला है, और हिंदुओं का ये सबसे अ, मतलब चर्चित माना जाता है, स्त्रियां रखती हैं अपने पति के लिए। तो हम्म। मैंने कल अपनी पत्नी से कहा, मैं एक बात बताइए आप, हम्म। आपने तो व्रत रख लिया मेरे लिए, कोई बात नहीं, हम्म। लेकिन क्या व्रत रखने से हम दोनों की चीजें, मतलब मेंटलिटी या सोच, मतलब एक हो सकती है? एक ही दिन क्यों, या स्त्री ही क्यों व्रत रखे? हमारा भी तो दायित्व बनता है। मैंने कहा जो मुस्लिम महिलाएं वो नहीं रखती, ईसाई नहीं रखते। तो फिर उन्होंने मजाक में कहा, छोड़िए आप तो ऐसी बातें करते हैं। हम्म। तो ये जो आज के समय जो आपने मुझसे पूछा है कि दलित साहित्य सच में, मैं आपके अगर मैं आप। प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी, शायद आपकी पत्नी देना भूल गई होंगी। तो हम्म। मैं बता दूं कि स्त्रियां जैसे व्रत रखती हैं, तो यह एक तरह का संस्कार कह लें, या जैसे हम एक सम्मान देने वाली बात हो जाती है कि व्रत इंसान जी इसको रखता है कि हम आपको सम्मान दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप सिर में पल्ला जी। रखते हैं, मतलब पल्लू रखते हैं, राइट? तो हम्म। जैसे हम मंदिर में जाते हैं भगवान के सामने, सभी लोग, सारे धर्मों में लोग सिर पर पल्ला रखते हैं। तो हमारे इसमें हिंदू धर्म में है कि आप सास ससुर के लिए भी पल्ला लीजिए। उतना सम्मान देने जैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो लोग रखते हैं और देते हैं सम्मान, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो तो अभी करवा जीवन चौथ के व्रत की बात आती है कि पतियों के लिए रखा जाता है करवा चौथ का व्रत। पति पत्नी का जो है कि बहुत ज्यादा लोगों ने मजाक भी बनाया है, और ये एक ये रिश्ता ही ऐसा है कि इसमें से विनोद बहुत ज्यादा निकल निकल कर आता है बाहर। और जी जी। जी। तो चाहे पतियों के ऊपर हो चाहे पत्नियों के ऊपर हो, मजाक जरूर बनाया जाता है और इसके जोक्स भी बहुत चलते हैं। लेकिन इसका जो हम्म मैं सही बात बताऊं कि एक दिन व्रत रखना, अब लोग बच्चों के लिए भी व्रत रखते हैं, स्त्रियां बच्चों के हम्म। लिए भी व्रत रखती हैं, तो एक कहीं ना कहीं आप केयर दिखा रहे हो उनकी, उनकी लंबी जी उम्र, मतलब आप के प्यार जाहिर करने का, जैसे लोग कहते हैं सम्मान जाहिर करने का, जबकि सम्मान के लिए शब्दों से ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अगर जी। देखें कि भारत में स्पेशली, कि वो कहेंगे कि अरे घूंघट नहीं लिया तो हमारा सम्मान बिगड़ गया, हमें सम्मान हम्म। नहीं दिया।
लाइक ये धारणाएं हैं जो, तो आप ये चाहेंगे कि व्रत भी ना करें, व्रत नहीं भी करेंगे तो भी वो केयर करेंगे, उन्हें बराबर से खाना खिलाएंगे, ये भी नहीं जरूरी नहीं, है, मेरा सब करेंगे। मेरा 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 कहने का इतना सा भाव है मैडम हम्म। कि हम कुछ भी करें या ना करें, हमारे बीच की जो एक सोच है, एक प्यार है, वो बना रहना चाहिए। जैसे हम लोग जैसे शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो एक बार मैं देख रहा था, कहाँ किसी में लिखा था कि जर्मनी में, शायद जापान में, कि शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता है। तो उसमें रीजन दिया हुआ था कि यहाँ प्रतिदिन शिक्षकों का सम्मान किया जाता है, उसका रेस्पेक्ट इतना किया जाता है कि उस बात को महसूस ही नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि चीजों को दिखाना नहीं है, हमको करना है, हमको फील करना करना है। ये बिल्कुल सही कह है, रहे हैं, लेकिन हमको ये इसमें फील करना इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर एक दिन आप स्पेशल है। हाँ बना रहे हैं, उस साल के 365 हाँ दिन ही होते हैं, उसमें से अगर एक दिन जी आपके नाम का है या किसी के भी नाम का है, तो उससे प्रॉब्लम क्या है? हाँ। मतलब वो ले, एक रिश्ते को लेकिन लेकिन ज्यादा अब बढ़ाती है। चीजें मैडम प्रोफेशनल हो गई हैं थोड़ा सा, तो इसलिए लगता है कि मान लीजिए किसी के पास उतना सामर्थ्य नहीं है, हम्म। कोई गरीब पेयर है, तो वो कैसे अपनी चीज को अब वो इजहार करे, चाहे तो है ना? जरूरी वही बात नहीं है है कि कि भाई। आप हाँ सोना खरीद बिल्कुल कर ही बिल्कुल। दें या कुछ ऐसा उपहार ही दें। हाँ आप प्यार जताने के जी और भी जी। बहुत सारे तरीके होते हैं, तो वो करेंगे। लेकिन मैं हाँ कहती कि देखिए, मुझे ऐसा ढाक के तीन पात वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि किसी भी चीज को पकड़ लेना कि ये क्यों है, ये क्यों है, हाँ नहीं, उस चीज बिल्कुल को बिल्कुल। समझना हाँ जरूरी है। राइट। जी, उसको समझना समझना बिल्कुल जरूरी बिल्कुल। है। अब लोग बहुत सारे भारत में कहते हैं वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे रही होगी ना हम्म। कहानी, लैला मजनू की कहानी है, हाँ हीर रांझा की कहानी है। अगर वो प्रसिद्ध हुए जी हैं तो वो अपने भाग्य से प्रसिद्ध हुए हैं, लोग आज भी उनका नाम ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उस सोल में जी खूबसूरती होगी। राइट। कल जी। को हम भी नहीं तो रहेंगे, भी दो पीढ़ियों के बाद हमारा नाम लेगा, तो कहीं ना कहीं हम अगर जी जहाँ भी जन्मे होंगे हमें खुशी ही मिल रही होगी, लाइक एक जी जी। सकारात्मक वे में। लेकिन उसी चीज को काट देना कि अरे ये ऐसा क्यों, वो हम्म। कैसे, अब लोग जैसे, ये तो वैसी बात हो जाती है कि दो पार्टियां हैं, समहाउ एक पार्टी के खिलाफ हमें बोलना ही है क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हैं। ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो गांधी जी ने जो कार्य किया वो इतना अच्छा कार्य किया, देश के लिए लड़ाई की जो भी है, लेकिन आप विपक्ष में बैठे हैं तो भैया हम उनकी बुराई करेंगे ही करेंगे। ये नहीं, वहाँ का नियम है। पहले पहले चीजों को समझना होगा, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सही बात बिल्कुल। है। आप किसी के, किसी पर आरोप करने से पहले समझना होगा। बिल्कुल किसी के सैक्रिफाइस को, किसी के बलिदान को आप एकदम से नकार नहीं सकते क्योंकि आप नहीं बिल्कुल बिल्कुल। मानते। नहीं, ये गलत बात है। हम्म। अ, तो बताइए। दलित साहित्य पर लिखना और उस पर शोध करना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। हम्म। अ, क्योंकि अगर एक पुस्तक पढ़ लेने से अगर दलित साहित्य समझ में आ जाए, तो ये संभव नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग जो लोग जिसके बारे में जो अनुभव बता रहे हैं, पहले उसको आपको उस लेवल पर समझना हो। हम्म। ठीक है। हम्म। आदिवासियों को समझना है, तो आदिवासियों के लेखन को दूसरा लिखेगा और वो स्वयं लिखेंगे, स्त्री स्वयं लिखेगी और दूसरा लिखेगा, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर। बिल्कुल सही बात। तो दलितों के बारे में जो हजारों वर्ष की जो एक बनी हुई है चीजें, उन चीजों से बाहर निकलना और एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना, एक समतामूलक समाज की स्थापना कैसे होगी, ये चीज वो साहित्य बताएगा। कब? जब आप उस साहित्य को गहराई से पढ़ेंगे तब। थोड़े बहुत अंतर विरोध हर जगह होते हैं, जी। हर स्थान पर होते हैं। एक दलित रचनाकार लिखता है एसी में बैठ करके, एक धूप में लिखता है, उनमें भी फर्क आप महसूस करें। एक स्त्री धूप में लिखती है, एक एसी कमरे में लिखती है, तो दोनों में अंतर हो। हमको समझना होगा कि अ, जैसे अगर मैं एक लाइन में कहूं आपसे कि समाज शरीर की तरह हो, ऐसे ही हमारा पूरा का पूरा जो साहित्य है वो भी शरीर की तरह है। आपको शरीर के हर अंग को देखना हो। जैसे समाज के हर हिस्से को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, वैसे ही जब तक समस्याएं नहीं बताई जाएंगी तब तक उनका समाधान ढूंढा भी नहीं जा सकता। जी। आपको समाज की समस्याएं देखनी पड़ेंगी, किस स्तर पर है। डॉक्टर भी बीमारी का देखता है और उसका डायग्नोसिस करता है, तब जाकर के उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। और जी। जी बिल्कुल दूसरी सही। बात यह है कि
अब हाँ, अब डायग्नोसिस करेंगे नहीं, डायग्नोसिस होगा कहाँ, उसकी लैब कहाँ है? तो लैब तो मैडम प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक ये लैब है साहित्य की हमारी। लेकिन लैब में सैंपल ही नहीं जाने देंगे आप, तो टेस्ट में निकलेगा क्या? या सैंपल आप ऐसा ले जाएंगी तो पता चला कि आप स्त्री के बारे में लिखवा रही हैं, वो स्त्री वही है जो एसी में बैठी है, तो फिर आप उसको ले जाइए, तो उससे कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। या ऐसे दलित के लेखन को आप ले जाइएगा विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए, जिनका कोई व्यावहारिक अनुभव ही नहीं है, तब भी वो खराब होगा। यानी जो रियल चीजें हैं उनको आपको शिक्षण संस्थानों की प्रयोगशालाओं में इम्प्लीमेंट करना, पढ़वाना होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी साहित्य और समाज के साथ न्याय हो सकता। ये बात होगी, सही कह रहे हैं आप। जी। बिल्कुल। तो सर, बहुत अच्छा आपने बताया कि आपको यहाँ पर जो चुनौती आपने बताई, और ये सही बात है कि जब लैब तक सैंपल ही नहीं जाएगा तो पता कैसे चलेगा कि बीमारी क्या है और क्या चीज़ें हैं। जी। तो इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और दर्शकों से भी जो भी सुनेंगे वो इस बात पर देखें कि समाज को कहाँ सचमुच में उद्गार की ज़रूरत है और ऊपर आने की ज़रूरत है। जी। तो आपकी प्रकाशित पुस्तकों में नागार्जुन की काव्यानुभूति और जयशंकर और कामायनी जैसी रचनाएं हैं, तो इनमें से कौन सी पुस्तक एक आपकी? तीसरी और है मैडम जो आपने ध्यान नहीं दिया, या उसमें पूरा बायोडाटा में छूटी हुई होगी। जी समता बताइए। समाज के प्रतिष्ठापक सुशीला टाकभरे के उपन्यास, ये है क्या? अच्छा अच्छा। जी जी। है ना तीसरी तो पुस्तक? हाँ, तो इन तीनों में से इनमें से कौन सी पुस्तक आपके दिल के सबसे करीब है सर? क्या बात है मैडम। ये इसमें से अगर मैं कहूँ सच मायने में, डॉक्टर सुशीला टाकभरे की जो उपन्यास पर मेरी आलोचनात्मक पुस्तक है, हम्म। ये मेरे दिल को छू जाती है पुस्तक। अच्छा, इसमें क्या है ऐसा खास? हाँ, इसमें मैडम तीन उपन्यासों का जिक्र, उपन्यासों की समीक्षा मैंने की। हम्म। एक उपन्यास 2013 में आया, नीला आकाश। अच्छा। इसका टाइटल भी बहुत शानदार है, नीला आकाश। यानी आपको अपनी सोच आकाश की तरह एकदम जी। ब्रॉड। तो नीला आकाश इसमें को। लेखिका ने बताया जी, हम्म। इसमें लेखिका बताती हैं कि जब आप समाज में जो बदलाव देखना चाहते हैं, पहले अपने अंदर उस बदलाव को करें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दूसरा उनका यह है, हाँ हाँ। जी, दूसरा उनका यह है कि इसमें नीलिमा और आकाश दो ऐसे पात्र हैं, मेल और फीमेल आप कह लीजिए, हम्म। कि वो पूरे समाज को अशिक्षा और रूढ़ियों और भेदभाव, इन तीनों चीजों से बाहर लाना चाहते हैं। इसके लिए वो जगह जगह मूवमेंट भी चला, आंदोलन भी चला। जैसे एक व्यक्ति है इसमें, भिक्खू जी। भिक्खू जी का एक लड़का है, राम किशोर। जब वो स्कूल में पढ़ने जाता है तो अध्यापक उसको इग्नोर करता है और प्रताड़ित करके भगा देता है। तो भिक्खू जी शपथ खाते हैं, कसम खाते हैं कि अध्यापक से लड़ना नहीं है। पता चला कि जाने देंगे, उसके बाद भी स्कूल में फिर नहीं घुसने देंगे। तो फिर बड़े प्यार से बड़ा चीजों को अंदर मतलब सहन करके उसके बाद वो स्कूल में किसी तरह शिक्षा दिलाते हैं। हम्म। तो ये है। दूसरा उपन्यास है इनका, 2015 में प्रकाशित हुआ, तुम्हें बदलना ही होगा। हम्म। इस उपन्यास में लेखिका ने स्पष्ट बताया है कि एक बेहतर समाज की संरचना करनी है, एक बेहतर समाज का एक खाका खींचना है, एक हाइपोथेसिस परिकल्पना करनी है। तो उसके लिए समाज के जितने भी पक्ष हैं, सबको कहीं ना कहीं अपनी सोच को चेंज करना होगा, एक दूसरे के करीब आना। जैसे इसमें बताया उन्होंने कि भारतीय समाज में अगर, चूंकि हम जिस दायरे में होते हैं सबसे पहले हम उसी चीज की बात करते हैं, तीसरे पायदान पर जो चीज है वहां तक हम लोग बाद में बात करते हैं। तो हिंदू धर्म में वो बताती हैं कि जैसे जो एक साफ साफ बंटवारा दिखता है, तीन बंटवारे हैं, दलित है, गैर दलित है और बैकवर्ड है। ठीक है। तो कहती है कि इन तीनों में आपस में अगर आपसी संबंध भी बनेंगे, तब जाकर के समाज एक बेहतर समाज बन पाए। जी। क्योंकि संबंध हर तरह का होगा, तभी जाकर के हम अच्छा समाज बना सकते हैं। इसमें एक पात्र है महिमा भारती। हम्म। वो
दलित समाज से हैं, वो भी डॉक्टरेट पीएचडी की हुई है। और एक है चमन बजाज, वो एनजीओ चलाते हैं। चमन बजाज सामान्य कैटेगरी के हैं, वो दलित हैं। हम्म। और दोनों में प्रेम होता है, फिर शादी की बात होती है तो चमनलाल बजाज बजाज जो संपन्न घर के हैं, वो कहते हैं कि शादी तो कर लूंगा, लेकिन घर वाले। तो महिमा भारती कहती है कि देखिए, घर वालों से आप पहले पूछिए, उसके बाद शादी करिए। तो वो, लेकिन नहीं, मैं आपको छोड़ना भी नहीं चाहता। अब यही एक लाइन आपको बता दूं कि कहा जाता है कि प्रेम न जाने जात को जात, और मूर्ख न जाने झूठी बात, और नींद न जाने टूटी खाट। अब भूख न जाने जूठी अगर, बात। हाँ, अगर आप सच में प्रेम है, अगर आपके किसी के गुणों से प्रभावित होते हैं, तो सच में फिर उसके लिए आप किसी भी हद तक पार जाते हैं। इसमें जो सामान्य कैटेगरी का जो व्यक्ति है, उसके घर में महिमा भारती को, उस लड़की को घुसने नहीं दिया जाता है शादी के बाद। और आप सोचिए, मैं आप जरा ध्यान दीजिए, 2015, 15 अगस्त 1947, यानी आजादी के बाद की रचना है। हम्म। लेखिका कहीं ना कहीं इस चीज से रूबरू हुई होंगी, बिल्कुल। आजादी से पहले के नहीं है। तो फिर वो कहती है, इसमें डायलॉग है कि वो कहती है कि उसके घर वाले कहते हैं अच्छा ठीक है, इस दलित लड़की को हम अपने घर शादी कर लेंगे चमन बजाज से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको शुद्धिकरण करना होगा। तो वो लड़की जवाब देती है कि आप शुद्धिकरण अपने मानसिकता का कीजिए। मैंने चमन बजाज से प्रेम करके कोई गुनाह नहीं किया, मैंने तो प्रेम किया है, कोई गुनाह नहीं किया। शुद्धिकरण आप अपनी मानसिकता के। अब इसी का दूसरा पक्ष देखिए, चमन लाल बजाज एनजीओ चलाते हैं स्त्रियों के लिए, स्त्री कल्याण के लिए, लेकिन उस एनजीओ में एक भी स्त्री नहीं मिलती, एक भी स्त्री काम नहीं करती। सारी मीटिंग वातानुकूलित कमरे में होती हैं। चमनलाल बजाज की एक बहन है, उषा बजाज, वो धीरज नाम के दलित अध्यापक से प्रेम करती है। तो पहले चमनलाल बजाज कहते हैं कि नहीं, हम ये शादी होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिर बाद में चूंकि बहुत दबाव होता है लड़की का, लड़की कहती है कि हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो चमनलाल बजाज धीरे से उसको स्वीकार कर लेते हैं, उस दलित अध्यापक को। तब जाकर के प्रेम विवाह होता है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को उपन्यास बताता है कि दोनों तरफ से मानसिकता में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हमें आज शिक्षा के इस मुकाम पर 21वीं सदी में लोग चांद पर जा रहे हैं, तो इन चीजों को कहीं ना कहीं इग्नोर करके आगे बढ़ना हो। जी बिल्कुल। लेकिन फिर वही बात, कहते हैं कि जिनके हाथ में सिस्टम है, वे लोग आज भी उस सिस्टम को अपने हिसाब से फॉलो करते हैं, कर रहे हैं। इसलिए जब एक खास वर्ग नहीं आ पाएगा तो वो प्रतिरोध तो करेगा ही, सिंपल सी बात है। लेकिन जब नीचे से लेकर अभी ऊपर तक अभी सारी की चीजें सिस्टम में जनरेशन रहेंगी। आ रही है, सब तख्ता पलट रही है। क्योंकि जी, अभी की जनरेशन वो इन सारी चीजों को क्या मानेगी, वो अब मोबाइल के जमाने में पैदा हो रही है। और उसने बिल्कुल बहुत बिल्कुल सारी बिल्कुल। चीजें ऐसी देखी हुई हैं कि जो वो स्वीकार ही नहीं कर सकते। मतलब हम्म, अब अगर आप ये समझें कि आजकल के बच्चों से हम ये कहें कि नारी उत्पीड़न की बात करते हैं, हम ये सब बात करते हैं, लेकिन हम्म, कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि सिर्फ नारी उत्पीड़न ही क्यों, क्या पुरुषों के ऊपर नहीं अत्याचार होते? उनके लिए भी, हाँ बिल्कुल उनके लिए भी तो लड़ना चाहिए। तो जब आज बिल्कुल की बिल्कुल। जनरेशन जब इस तरह की बात करे तो आप समझ जाइएगा कि सही जा रही है जनरेशन। और उसके लिए ये चीजें नहीं है कि भेदभाव वाली बातें, और वो जातिवादी चीजों तीसरा को। उपन्यास है मैडम, इसमें 2017 में वह लड़की। तो इसमें स्त्री शिक्षा के विषय में इसमें भी चर्चा बहुत, तो अ, ईमानदारी के साथ की गई है कि शिक्षित लड़की और अशिक्षित लड़की की जिंदगी में क्या फर्क होता है, वो इसमें बहुत विस्तार से बताया गया। बिल्कुल बिल्कुल, बात शिक्षा का सबसे मेन उद्देश्य ये होता है कि हर जी एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाना, और जी। समझने के बाद उसको ऐसे व्यक्त करना कि सामने वाला भी समझ सके।
जी उसकी वाणी में, उसकी सब शब्दों में इतना विस्तार हो जाना कि वो सामने वाले को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी विषय में हो, उसे ऐसा समझाए कि उसे, मतलब वो कन्विंस कर सके, उसे पूरी तरह से बता सके उन चीजों के बारे में। तो शिक्षा जी यही सिखाती है। और अशिक्षित में होना मतलब ये हो जाता है कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप समझ तो रहे बिल्कुल। हैं, झेल तो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा सहन कर रहे हैं चीजों को, लेकिन उसके खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो ये, खड़े नहीं हो पा रहे, बिल्कुल। जी, तो एक स्टैंड जब लेते हैं आप, तब ले पाते हैं जब आपके अंदर ताकत होती है शिक्षा की। तो बहुत अच्छी बात हम्म, आपने कही कि शिक्षा बहुत जरूरी है, और हर एक, घूम फिर कर हम कितनी भी बातें कर लें, लेकिन एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिक्षा की जरूरत है, और एक सही शिक्षा की जरूरत है। बिल्कुल सही। अब भी जबकि पहले की जो शिक्षा थी, अगर कहा जाए, तो उस क्षेत्र में भी अब बहुत ज्यादा बदलाव लाने की जरूरत हो गई है। जी वही चीज नहीं रहेगी, क्योंकि अब जनरेशन बदल रही है। अब जी, लोगों की, समय बदल रहा है, लोग समय बदल रहे बदल हैं। रहा है, लोग बदल रहे हैं, और चीजें, अब ज्ञान नहीं चाहिए किसी को भी, क्योंकि आजकल हर बिल्कुल मोबाइल के मतलब बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनके अंदर ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, और लोग सुनकर सुनकर जानते हैं, हर चीज जानते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। समय के अनुसार बदलाव लाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, बिल्कुल समय के साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे हिंदी दलित साहित्य में स्त्री की स्थिति पर आपने शोध किया है, आपने काफी कुछ बताया है उसके बारे में शायद। तो इस विषय हम्म, पर आपकी प्रमुख खोज या निष्कर्ष क्या रहे हैं? तो आपने इस पर क्या कार्य किया है? आपने जैसे मुझे बताई, दो चार कहानियां बताई, तो हम्म, आपने जो खोज की है उसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताएं। हम्म। मैंने जहां तक स्त्री साहित्य को पढ़ा है दलित साहित्य के साथ साथ, हम्म तो मैंने इसको दो तरह से देखने की कोशिश की है। स्त्रियों में भी अ, दो कैटेगरी मैंने बनाई है, मतलब क्लासिफिकेशन किया है कि एक स्त्री के अंदर कितनी तरह की स्त्री हो सकती है, एक स्त्री के अंदर सिर्फ दो तरह की या तीन तरह। इसमें आप ऐसे समझिए, एक तो दलित स्त्री और एक गैर दलित स्त्री। हम्म जब आप दलित स्त्री के उत्पीड़न की बात करेंगे, उनके साहित्य में जो दिखाई देता है, उसमें तीन लेयर होती है। हम्म तीन से चार लेयर आपको मिलेंगे। एक तो वो स्त्री हो गई, पितृसत्ता के दबाव में है, पितृसत्ता के द्वारा शोषण हो रहा है। दूसरा, आर्थिक रूप से वो, उसको आजादी नहीं मिली। तीसरा है पितृसत्ता और आर्थिक रूप से। और तीसरा है धार्मिक आधार पर नहीं, जातिगत आधार पर भी उसका शोषण हो रहा है। तो ये तीन चार लेयर एक स्त्री में मिलती है, वो है दलित स्त्री। गैर दलित स्त्री का भी शोषण होता है, लेकिन वो लिंग भेद के आधार पर और आर्थिक आधार, दो तरह से होता है। तो एक, स्त्री के कितने रूप हो सकते हैं, और स्त्री चाहती क्या है। स्त्री पूरे अपने लेखन से, पूरे अपने आंदोलन से, पूरी अपनी वैचारिकी से चाहती है स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व। ये चार चीजें उसकी रिक्वायरमेंट। और कहीं ना कहीं इसमें फिर आप कहेंगे कि सर वहां ले गए, लेकिन अ, चीजें आती हैं तो कहनी पड़ेंगी। स्त्री लेखन में खुद इस बात का महसूस किया गया है कि स्त्रियों का जो जितना भी उत्पीड़न, शोषण, मानसिक शारीरिक हुआ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है दो चीजों की, धर्म की और ईश्वर। आप किसी भी रचना को उठाकर देख लीजिए, कहीं भी उठाकर देख लीजिए, आजादी से पहले की स्त्री का लेखन, आजादी के बाद की स्त्री का लेखन, आजादी से पहले की रचनाएं और आजादी के बाद की रचना, उसमें आपको जमीन और आसमान का फर्क महसूस दिखाई देगा। और ये, अगर मैं आपसे कहूं कि एक धर्म की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया में जितने भी धर्म, लगभग लगभग सब में स्त्री की स्थिति वही है, सर, अगर मैं समझ पा रहा हूं। सुनिए तो मेरी बात। वो इस चीज से मुक्त होना चाहती है, इन बंधनों से मुक्त होना चाहती है, बिल्कुल बिल्कुल। पितृसत्ता से मुक्त होना चाहती है, आपकी धार्मिक रूढ़ियों परंपराओं से मुक्त होना चाहती है। जैसे वो, मतलब एक तरह से स्वतंत्र, एक आप
आजाद होने के साथ साथ अपनी मुक्ति चाहती। जैसे एक पुरुष 10 स्त्री रख सकता है, गजब बात है भाई। तो एक स्त्री भी 10 पुरुष से अपना अ, रख सकती है संबंध। ये कौन सा तरीका है कि आप करें तो लीला और करें तो पाप। मतलब उसको भी इतना फ्रीडम है। जैसे आपने देखा होगा, अभी एक लेखिका बड़ी चर्चित है इस समय, पता नहीं इस समय कहाँ पर है, तस्लीमा नसरीन का जो लेखन है, बहुत सारी रचनाएं उनकी, उनको आप देखिए तो वो बिल्कुल सच बताती हैं। और आपको पता होगा, महसूस करेंगे अनसुईया जी, कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो सच बोलता है, सच लिखता है, वो सबकी आंखों का, वो क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल। किरकिरा हो जाता है। उसको हर आदमी उसको बहुत गलत नजर से देखता है। क्योंकि सच आप परिवार में भी बोलिएगा तो आदमी को बर्दाश्त नहीं। जी, लेकिन सच बोलने का तरीका होता है, आप सही शब्दों का चयन करें जिससे वो बिल्कुल सच बिल्कुल नहीं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। किसी भी बात को कहने का एक तरीका होता है। आपने जी जी जी। आपसे कहा कि एक पुरुष 10 स्त्रियां रख सकता है, या स्त्री हम्म, क्यों नहीं 10 पुरुष रख सकती है। बात यहाँ कैरेक्टर हम्म, की आती है। आपने दोनों ही कैरेक्टर हम्म, पर उंगलियां उठाई है। ना हर पुरुष हम्म। 10 स्त्रियां रखता है, ना हर स्त्री 10 पुरुष रखना हम्म। चाहती। राइट। तो मतलब मतलब ये है कि किसी को, मैडम ये मैं ये नहीं बात कर, नहीं जैसे नहीं, मान लीजिए कि मैं एक समझ स्त्री गई 10 लोगों आपकी। से बात करती है। ये जी। आप समानता की बात कर रहे थे कि बिल्कुल। स्त्री और पुरुष के समानता की बात कर रहे थे। ये जो चीजें अगर आप देखते जाए ना, कि जो जो जगहें अब खाली हो रही हैं बिल्कुल, जहाँ इंसान अब नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि छोटे छोटे गांव हो गए, वहाँ कोई नहीं रहना हम्म, चाहता है, क्योंकि सभी बाहर निकल रहे हैं शहरों में। क्योंकि शहरों में गांव की वो चीजें नहीं हैं जिन्हें आप शोषण कहते हैं। एक परिवार जी। का, पहले कहते थे कि जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली, राइट, संयुक्त जी। परिवार होता था। संयुक्त परिवार में बहुत सारे शोषण होते थे, बच्चों को हम्म। शिक्षा नहीं दी जाती थी। अभी ना कि सिर्फ ये भारत की बात है, हम पाकिस्तान ले लें, वहां पर भी उनके भी धर्म में जी ऐसा था कि घरों के अंदर ही जी। शादियां हो जाती थी, और बहुत ही छोटे उम्र में हम्म, शादियां हो जाती थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम शिक्षा की ओर जा रहे हैं, हम पढ़ाई भी करेंगे। बच्चे लड़ झगड़ के बाहर निकल के कैसे पढ़ते थे, कैसे स्ट्रगल करते थे, उनके बच्चे हो जाते थे, हम्म, बच्चे भी संभाल रहे हैं। और वो अपना मतलब बाहर पढ़ाई करने भी जा रहे हैं, लोगों से ताने भी झेल रहे हैं। तो ये देखिए, हम्म। पता चलता ये है कि आप किस माहौल में रह रहे हैं। आपने ये जो कहानी जी। कही, ये बिल्कुल वैसे एक ऐसे क्षेत्र की है, जैसे आप कहेंगे कि जहां पर उसने वो चीज भोगी है। ये हर नारी हम्म, की नहीं है आज की। बिल्कुल। ये जो आप कह रहे हैं ना, नारी की, हर नारी की कहानी नहीं है ये। विश्व की हर नारी की कहानी नहीं है, या पूरे भारत में हर नारी की कहानी नहीं है ये जी एक उस जी नारी की कहानी है, जहाँ जो जो वो जिस क्षेत्र में रह रही है, उस क्षेत्र में उसने ये सारे शोषण भोगे हैं। जी जी। जी। तो उसमें क्यों भोगे हैं? क्योंकि वो मतलब एक तो पितृ पितृ वहां के पिता की मानसिकता वैसी है, फिर उसके बाद समाज की मानसिकता ऐसी है, और वहां पर लोगों की मानसिकता। तो ये सब वही बात है कि मानसिकता कैसे चेंज की, मानसिकता, जी, सोच के ऊपर डिपेंड। सोच के जी ऊपर है। वहां पे आप, जी। वही है कि जब आप देखते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वहां जाकर बिल्कुल। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। वो लिखेंगे, हम्म। वो अपनी पीड़ा दिखाएंगे, लेकिन बदलाव तभी आएगा जब वो अपने आप वहां रह करके बदलाव करने की कोशिश करेंगे, या वहां के जी जो प्रमुख हैं उनके पास पहुंचेंगे और उनसे बदलाव की वो करेंगे। वो चाहे कि भारत सरकार मतलब वो करे, भारत सरकार से पहले उन्हें वहां पर ही रहने वाले जो लोग हैं उनमें जब शिक्षा का मतलब भारत सरकार करेगी, नो डाउट शिक्षा बदलेगी, लेकिन क्या वो प्रवाह हम्म, वहां तक पहुंच पा रहा है? उस जी कोण जी। पर। बिल्कुल बिल्कुल राइट। ये बात बहुत जरूरी है कि क्या मतलब वो प्यासे हैं, लेकिन पानी का प्रवाह वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां तक चीजें जानी भी चाहिए। जानी भी चाहिए। तो ये एक तो हम्म, भारत सरकार को यही काम करने की जरूरत है कि वो प्रवाह वहां तक पहुंचे, और वो प्रवाह जी। धीरे धीरे पहुंच रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हैं। वो दीवारें चाहे रूढ़वादी की हों, चाहे वहां के लोगों की हो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बिल्कुल। वक्त लगता है सर, हाँ, बदलने में, वो मानसिकता जगजीत सिंह की बदलने भी में गजल है कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता वक्त लगता है। है।
तो ये अभी वक्त लग रहा है, और नो डाउट कि ये वक्त धीरे धीरे चेंज हो, बिल्कुल बदलाव बिल्कुल बदलेगा। आएगा ही। और बहुत बदल जरूर। चुका है, बहुत बदल। ये जो, हाँ, ये जो आप सेंटेंस कह रही हैं उसमें सुशीला टागोर जी का उपन्यास नीला आकाश, हाँ, उसमें बीटू जी की जो पत्नी होती है चंद्री, हाँ, वो कहती हैं कि बदल रहा है और बदलेगा। बोला बिल्कुल। ये हमको कोशिश परिवर्तन संसार का कोशिश नहीं नियम है, करनी। और वो जी। होता ही रहा है, क्योंकि माना कुछ लोग सह गए और कुछ लोगों ने हम्म। आवाज उठाई, कुछ लोग लिख कर चले गए। बिल्कुल अब उसी पर आने वाली पीढ़ी काम करेगी, और वाली पीढ़ी अपनी अपनी बात कहेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने लिखा, आज लिखा, लिखा, बिल्कुल तो हम उन पर बात कर रहे हैं। तो लिखा क्योंकि उनके बिल्कुल पास लेखन था, शिक्षा थी, ताकि वो अपनी बात को कह सकें, लिख कर कहें या बोल बिल्कुल। कर कहें। तो बस वही बात है कि धीरे धीरे बदलेगा सर, इतना स्ट्रेस ना लें आप। बदलेगा जरूर। सब चीजें बदल रही हैं। जी। जी 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 बिल्कुल। पहले आप मुझे ये बताइए, हम यहाँ पे नारी और पुरुष की बात करते हैं, अब कहाँ कहाँ, मतलब पूरे विश्व में तो अब इतनी सारी लिंग हो गए हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन क्या है, और उन पर कितना जी अत्याचार जी होता है। बिल्कुल। आप ये जी देखिए। बिल्कुल। हाँ, राइट, जो जैसे कहते हैं हम, शिव पार्वती का जो रूप है, वो हम्म। आधा नर आधा आधी नारी है अपने जी समाज में। तो वो लोग भी हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं झेला सर, उन्होंने क्या क्या नहीं झेला। तो सही। लेकिन उनकी भी प्रगति हुई है, और वो भी आगे आए हैं। लेकिन अब वही है कि ये मानसिकताएं हैं, अब इन्हीं पर तो तभी तो जी, लेख। मेंटेलिटी एक दिन में नहीं बदलती, सही। हाँ, और मेन ये है कि आप साहित्य से जुड़े हुए हैं, हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, इन पर बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। हमें जी आजादी हाँ। मिली हुई है कि हम इन पर कम से कम हाँ, चर्चा कर सकें। वो कह वो कहते हैं ना कि एक बदलाव का सिलसिला कहीं से शुरू होना चाहिए, संवाद होगा तभी पता चलेगा कि संवाद क्या है। होगा तभी तो पीड़ाएं पता चलेंगी, और जी बदलाव आएगा। तो बहुत जरूरी है कि जी जो बातें हमारी निकल रही हैं, हमारा काम बस यहीं तक है कि हम कम से कम जी। कहकर छोड़ तो दें, जैसे उन्होंने लिख कर छोड़ दिया। तो आप पढ़ तो रहे हैं, कम हाँ, से कम हम बातें कर रहे बिल्कुल हैं, पढ़ अपना रहे हैं। कि अपना काम करके हम रख देंगे। अब इस पर जिसे काम करना होगा, जहां तक बातें पहुंचेंगी वो काम होगा। और इसी तरह से सकारात्मक बिल्कुल। वे में, सकारात्मक सोच लेकर हम आगे बढ़ते हैं, और अपनी चर्चा जी को जी। और आगे बढ़ाते हैं सर। ठीक। तो अब हम आते हैं आगे कि आपने बहुत सारे अवार्ड और रिकग्नाइजेशंस प्राप्त की हैं सर। तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि आपको इंडो एशियन टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान जैसे कई पुरस्कार मिले। इन सम्मानों ने आपके साहित्यिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित किया है? क्या बात है, मैं एक ऐसे इंसान के सामने बैठी हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। गर्व हो रहा है मुझे सर, आपके सामने आपसे बात करके। हाँ, मैडम, बात सही है कि जब आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, आपकी देर सवेर आपके लेखन से, आपके अध्यापन से, आपके काम से चीजें जानी जाती हैं, और उस काम के बदले में आपको जब सम्मान मिलता है तो आपकी रुचि जाहिर सी है कुछ और बढ़ जाती है, और आपको लगता है कि इससे और थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई छोटा सा ही सम्मान, बड़ा या छोटा नहीं होता, बस आपको किसी ने रेस्पेक्ट किया, सम्मान दिया, तो आपको लगता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल एक बिल्कुल। आत्मविश्वास पैदा होता है कि चाहे आपको एक स्कूल के द्वारा ही सम्मान दिया जाए, आपको लगेगा कि मैं भी कुछ करने में सक्षम हूँ। एक ये पॉजिटिव चीज। और दूसरी बात की, दूसरा इसका फायदा ये होता है कि आप समाज सापेक्ष अकादमिक क्षेत्र में और आगे बढ़ने की आप सोचने लगे, कि आपको लगता है कि नहीं, यहाँ रुकना नहीं, हमें और आगे जाना। बिल्कुल बिल्कुल, उत्साह तो बढ़ा। ऐसे तो हाँ, ऐसे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक देश में वहाँ के देश का सम्मान, जैसे भारत में भारत रत्न दिया जाता है, और अन्य देशों में भी दिया जाता है, और एशियाई सम्मान होता है, और एक और आपका वो है विश्व का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सवाल इस बात का है कि
अगर आप अपने क्षेत्र में काम करते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए, आगे बढ़ने की हमेशा सोचते रहिए, तो आपकी जो सोच है, आपका काम है, वो सम्मान से बड़ा हो। बिल्कुल। जैसे मैं उदाहरण काम दूं बोलते आपको हैं। एक्चुअली वही है हाँ, कि कि आपका डॉक्टर काम बोलता है। आप जब काम करते हैं ना, जी आपका काम, आप इतना काम कर गुजर चुके होते हैं कि आपके सामने हाँ वही दिखाई देता है लोगों को कि भाई इन्होंने ये काम किया है। और काम का हर जगह जी सम्मान होता है। जी। अब जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें हम, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनको बहुत मरने के काफी समय बाद उनको जो भारत रत्न दिया गया, और लोग कहते हैं कि उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं कहता हूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नोबेल पुरस्कार से भी ऊंची चीज, नोबेल पुरस्कार भी उनके आगे छोटा है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका, उनका एक समाज को दिशा देने का एक विजन, जो भारतीय नहीं पूरे विश्व को प्रभावित करता है। उनको सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। तो उन्होंने एक और बात बहुत अच्छी कही थी, मैं यहाँ कोट करना बहुत जरूरी समझता हूँ। उन्होंने कहा था कि जिंदगी लंबी नहीं, महान होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते तो अच्छा बोलिए, अच्छा बोल नहीं सकते तो अच्छा लिखिए, अच्छा लिख नहीं सकते तो अच्छा पढ़िए। जब आप अच्छा अ, पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक अच्छा लिखेंगे। जी और जब अच्छा जी लिखेंगे अच्छा बोलेंगे ही। हाँ। यही बात उन्होंने बोले कि इस बात का। कुछ नहीं कर सकते तो आप अच्छा अच्छा काम शुरू कीजिए, समाज के लिए कुछ दिशा दीजिए, जिससे कि लोग लिखने पर मजबूर हों। जी, उन्होंने यही कहा था कि तो अगर आप किसी जी आंदोलन का मतलब आप किसी बुरी बात के समक्ष खड़े नहीं हो सकते तो जो खड़ा हो रहा है उसका साथ दीजिए। उसका साथ नहीं उसका दे। साथ दीजिए हाँ। आप। तो कम से कम उसके मतलब बगल में खड़े रहिए। अगर आप बोल भी नहीं पा रहे हैं जी ताकि उसे थोड़ी सी हिम्मत। हम्म। तो जरूरी नहीं मतलब आप बिल्कुल। डरिए नहीं और अपने अपने लेवल पे रहकर अपना कार्य पूर्ण कीजिए, जो कि उन्होंने कहा जी था। जी जी। तो ये बहुत अच्छी अब वो बात जिस समय वो केंद्रीय मंत्री थे, उसमें कानून मंत्री थे, है। तो यही हिंदू कोड बिल का जब मसौदा पास नहीं हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हम्म। इतनी ईमानदारी, मतलब सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। जी जी। सर, महात्मा ज्योतिबा फुले फेलोशिप राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करना आपके लिए व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर क्या मायने रखता है? क्या बात है, आप महात्मा ज्योतिबा फुले फेलोशिप राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी आपसे। मैडम, महात्मा ज्योतिबा फुले जो सम्मान है, ये मेरे लिए व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से दोनों तरह से महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि उनके जीवन का जो उद्देश्य था, वो ये था कि शिक्षा की अलग वहां तक पहुंचानी है, शिक्षा की आवाज वहां तक पहुंचानी है, जहां तक जहां तक समाज का हर तबका उस आवाज को सुन ले। और सर। उन्होंने अपने जीवन में यह काम किया। जी। जी। सर, ये कट। इसीलिए उनके नाम से जो पुरस्कार दिए जाते हैं, उससे ये प्रेरणा मिलती है लोगों को कि हमें समाज। महात्मा ज्योतिबा फुले फेलोशिप राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करना आपके लिए व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर क्या मायने रखता है? जी। महात्मा ज्योतिबा फुले जो सम्मान मुझे मिला है, उससे हम्म। मेरे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि हम्म। इससे मेरी सोच और विस्तृत होती गई, और मैंने अध्ययन अध्यापन के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करना शुरू किया। समाज में जहां जिसकी मदद है वो करनी चाहिए, हम्म। यह बात मुझे उनके जीवन से मिली। क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों का जो जीवन था, वो समाज की शिक्षा के लिए समर्पित रहा। पूरे जीवन उन्होंने समाज को समर्पित समर्पित किया, न्यौछावर किया, कि जिससे कहते हैं ना कि आप कुछ ऐसा कर जाइए जो आप इस दुनिया में न रहे तब भी आपकी आपका एहसास, आपकी यहाँ पर वजूद कायम रहे। विचार। आज कबीर नहीं है, हम्म। आज आज कबीर नहीं है हमारे बीच, गुरु नानक नहीं है, अम्बेडकर नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए काम हमें आज भी
आज भी हमारे अ, समाज में हमें हर पल एहसास कराते हैं कि हाँ, हमें भी कुछ इस तरह का काम करना चाहिए। जी, बहुत जी। खूबसूरत, बहुत सुंदर आपने बात बताई सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, वर्कशॉप और व्याख्यान दिए हैं। तो ऐसा कौन सा व्याख्यान या सेमिनार है जिसने आपको भीतर तक प्रभावित किया है? हाँ मैडम, कई संगोष्ठियों में मैंने प्रतिभाग दिया है, व्याख्यान दिए हैं, लेकिन वर्ष 2024 के आसपास, मुझे डेट नहीं याद आ रही है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। हम्म। यहाँ पर एक हिंदी का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शुरू हुआ था और मुझे वहां पर एक लेक्चर देने के लिए एज ए एक्सपर्ट इनवाइट किया गया। जी। तो मुझसे विषय पूछा गया था, तो हम्म, उसका पूरे का मूल विषय था समकालीन विमर्श करके था। तो मैंने चुना था अपना विषय दलित साहित्य की अवधारणा और स्वरूप। इस विषय पर मैंने बातचीत की और लगभग मैं समझता हूँ उसमें 150 से अधिक, 150, यानी इतने वहां पर उसमें कार्यक्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर जुड़े हुए थे। और जैसे ही मेरा स्पीच समाप्त हुआ और लोगों ने बड़ी तारीफ की, प्रशंसा की, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं साझा किया आपसे। तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि जो भी बात आपने कही है बड़ी ईमानदारी के साथ और सच के साथ कही। तो मैंने कहा कि अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो आपकी आपके पद का, आपकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं। आप कहीं भी रहिए, लॉजिकली बोलिए, तर्कपूर्ण बोलिए और सच को सच कहिएगा। मैं ये बात अपने विद्यार्थियों से भी साझा करता हूँ कि असहमति और सहमति ये देखकर नहीं की जाती कि ये हमारे पिताजी हैं इसलिए इनसे असहमत नहीं होना, ये हमारे गुरु हैं असहमत नहीं होना। अगर लॉजिकल है तो उसका सपोर्ट कीजिए, इलॉजिकल है तो उसका विरोध। बिल्कुल सही। लेकिन बिल्कुल। आपने कहा था एक बात, अच्छा मुझे याद है, कि विरोध करने का तरीका होना चाहिए। अपने पिताजी का भी विरोध करना है तो हमको सलीके से करना है। हमारे पास वो शब्द होने चाहिए कि माफ कीजिएगा भाई, आप मेरे पिता हैं, लेकिन ये नहीं, चीज। शब्द भी होने चाहिए। और होता क्या है ना कि जैसी एनर्जी हमें सामने से मिलती है, हम वैसी एनर्जी के साथ प्रत्युत्तर कर देते हैं। ये जी कॉमन सी बात है कि अगर आपके पिताजी क्रोधित हैं तो वो क्रोध वाली एनर्जी आप तक भी पास होगी, और समहाउ आपका दिमाग भी क्रोध के अनुरूप आकर बात करना शुरू कर देगा। लेकिन उस समय जी संयम बना कर रखना, ये जी शिक्षा आपको सिखाई जाती है। और आपको मतलब ये चीजें बहुत बहुत मेहनत से सीखी जाती हैं सर। होता नहीं है, जी क्योंकि एनर्जी है। एनर्जी जैसा आपको देगी, आप वैसा ही उठ खड़े होंगे और वैसे ही चिल्लाना बोलना शुरू कर देंगे। ये कॉमन सी बात है। आप कभी छोटे छोटे बच्चों को भी देखें, अगर आप उनके सामने बात कर रहे हैं और जिस एनर्जी में आप बात कर रहे हैं उसी एनर्जी में वो बच्चे भी एक्ट करना शुरू कर जी देंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल Right? ऐसा होता है, हाँ, ऐसा होता होता है। है। अब हम कहें अरे ये लेकिन बच्चे तो अशिक्षित हैं, इन्हें ये नहीं, सभ्यता नहीं हाँ। है कि बड़ों से हम्म, बात कैसी करनी चाहिए। तो ऊपर जी से दे क्या रहे हैं तो वही तो पाएंगे आप। वो तो बेचारे जी बच्चे। जी बिल्कुल। राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी है कि आ, हर इंसान को इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, चाहे वो किसी भी पद में हो। वो माँ है बिल्कुल। या वो पिता, मैंने, हाँ मैंने मैडम, जब मैं पीजी प्राध्यापक है। पीजी कर रहा था, जी पीजी कर रहा था उस समय मैंने रेकी का कोर्स किया था, जी जी स्पर्श चिकित्सा का। हाँ। जी जी। तो उसमें बताया था कि आपको पॉजिटिव एनर्जी को स्टोर करना है। हाँ। लेकिन मैंने 2 महीने प्रैक्टिस की, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि घर का कोई सदस्य जो है मेरी बात से सहमत नहीं होता था। अच्छा। और फिर मुझे लगा कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, फिर मैंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। लेकिन उसका एक फायदा है कि मैं अपने ऑफिस में, अपने आसपास हम्म कोशिश करता हूँ कि अपने आप को कंट्रोल किया जाए। और हम्म। आगे वाला जो रिएक्शन कर रहा है मैं प्यार से कह देता हूँ कि अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं, कोई बात नहीं है, आप अपना रास्ता देखिए, मैं फिर दूसरा रास्ता, कोई हम्म। दिक्कत नहीं। आप अ, परेशान मत होइए, जी इरिटेट मत होइए। जी जी। जी। बिल्कुल। खुद पर संयम रखना ये इतना आसान बहुत बड़ी बात। होता नहीं है, बहुत इतना मुश्किल आसान। बात। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत, और जी जी मेडिटेशन करना पड़ता है ताकि आप अपने आपका मानसिक संतुलन किसी भी तरह से बिगड़े नहीं। लोग कहते हैं कि बिल्कुल अपने मानसिक मतलब आपके दिमाग की या आपके इमोशंस की चाबी किसी और के हाथ में ना दे। लेकिन जी मोस्ट जी हाँ। हाँ, मोस्टली हो ही जाता है
कि आप ह्यूमन वही। है। हम कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, हाँ। वो ऐसी बात कही तुमने कि मुझे गुस्सा आ गया। तो अब आप सही। करो उस कंट्रोल गुस्से को, हाँ कैसे जी, करते बिल्कुल। हैं? तो उसके लिए वो बहुत अभ्यास, ये साधना है, वो ये साधना वो करने से कहते हैं ना। हाँ, हम्म, वो कहते हैं ना मैडम कि आपने सुना होगा कि दूसरे को समझाना बड़ा आसान है, बिल्कुल लेकिन खुद बिल्कुल, समझना बहुत चैलेंज। बहुत मुश्किल है। ज्ञान देना बहुत आसान है, उस ज्ञान को धारण करके दिखाना अपने आप में। ये मेरे अंदर है। हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही बहुत। बात हुई कि मैं बता रही हूँ कि ससुराल में ऐसे मेरी जिठानी की बेटी थी, उनका बेटा था एक, और मतलब वो गुस्सा करती थी अपने बच्चों पर। तो मैं उनको बड़े प्यार से हम्म, समझा रही हूँ कि पता है, बच्चों पर गुस्सा नहीं किया जाता, ये है वो है। और थोड़ी देर में मेरी बेटी कुछ मतलब किसी के साथ झगड़ा करते हुए आए, और मैंने भी अपनी बेटी के ऊपर चिल्ला दिया। तो वो कहती हैं चाची कहाँ गया ज्ञान मतलब वो अपनी लैंग्वेज में कि कहाँ गया ज्ञान अभी। तो मैंने कहा हाँ सही हाँ, बात है कि बहुत कहना सही है। बहुत आसान है, लेकिन उसे करना करना बहुत बहुत। ज्यादा, 100 गुना, मैं कहती हूँ 1000 गुना मुश्किल है। जी। तो बहुत मुश्किल, बहुत जी मुश्किल। जी, तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम कहते हैं जी। कि अ, आंदोलन क्यों फैला, मतलब कभी कभी हवा हवा बहती है, मतलब इंसान जी। चाह करके भी उन चीजों को रोक नहीं सकता जिस तरह की राह लोग नहीं सकते। जाती है। हाँ, बिल्कुल। और भी लोग कहते हैं कि ये देखा देखी भी लोग गलतियां करते हैं। जैसे हम जी। कहते हैं कि समाज में चीजें सुधर नहीं रही हैं, एक को देखकर दूसरा, दूसरे हम्म, को देखकर तीसरा वैसे ही एक्ट करना शुरू कर देता है। तो जी। जी, इसका इसका बदलाव करना मतलब हम शिक्षा में ही, यहाँ पर मैं बताती हूँ, अभी अब शिक्षा की बात कर रहे थे तो थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूंगी कि मैंने देखा, जैसे आपने बताया कि जर्मनी में जो हमारी एक मित्र हैं वो, या सिंगापुर में भी, हमने जो शिक्षा का बचपन से हमने कैसे देखा है कि टीचर्स बच्चों को सिखा रही हैं कि आपने चॉकलेट खाई है ना, तो चॉकलेट आपने खा ली, अब रैपर कहाँ डालोगे? तो बच्चा डस्टबिन ढूंढ रहा है, उसे डस्टबिन नहीं मिला तो वो अपने हाथ में रखेगा, लेकिन वो जमीन पर नहीं फेंकेगा। नहीं फेंके जी। क्यों नहीं फेंकेगा? क्योंकि सिखाया जा रहा है कि तुमको गंदगी नहीं करनी है। ट्रैफिक नहीं लाइट पे बिल्कुल। बच्चा खड़ा है, ग्रीन मतलब रेड लाइन है, भले ही गाड़ियां नहीं चल रही है, लेकिन बच्चा नहीं क्रॉस करेगा, क्योंकि उसको सिखाया बिल्कुल। गया है कि तुमको हरी बत्ती पर ही चलना है। राइट। बिल्कुल। और उसे वो 5 चीजें सबसे पहले सिखाई जाती हैं कि आपको पहले धन्यवाद कहना है, थैंक यू कहना है, आपको सॉरी ओके, कहना है, आपको एक्सक्यूज मी बिल्कुल। कहना है, आपको शांत रहकर बात जी। करनी है। तो बचपन से जी। आप अगर उस तरह की ट्रेनिंग बिल्कुल। देंगे, तभी तो वो एक अच्छा नागरिक बनकर निकलेगा। इतनी अच्छी जी। ट्रेनिंग देने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चाहे घर का माहौल कह लें या चाहे बाहर का माहौल कह लें, कि वो इस तरह के निकल जाते हैं कि जो समाज में फिट नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो क्या हाँ, कीजिएगा। तो लेकिन अपनी जब से आप कोशिश। बच्चों को, सारे बच्चों को बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग नहीं देंगे और आप उनसे उम्मीद रखेंगे कि बड़े होकर ये हर हम्म, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें, कैसे फॉलो करेंगे? नहीं। नहीं करेंगे ना सर, क्योंकि 20 साल के बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 5 साल के बच्चे बहुत को मुश्किल। समझाया जा सकता है, जी। उन्हें ट्रेन किया जा सकता है। तो शिक्षा कॉलेज और एमबीए वालों को नहीं शिक्षा देनी है, हमें शिक्षा हमारे सबसे छोटे बच्चों को देनी है, बिल्कुल। उनको सिखाना है, क्योंकि व्यवहार वही सीखेंगे। और फिर भी वो नहीं सीख पाते हैं बहुत सारे बच्चे, क्योंकि उनके घर का व्यवहार वैसा नहीं होता है, घर का माहौल कैसा वैसा है? नहीं मिलता है। तो जी। घर के माहौल में भी सताए हुए लोग रहते हैं, क्योंकि बदलाव जब बिल्कुल नीचे लेवल से शुरू करेंगे, मतलब बिल्कुल छोर से, तब जाकर कहीं जी। 30-40 साल के बाद आपके समाज में परिवर्तन दिखाई देगा। तब तक जी। एक जनरेशन निकल कर जा चुकी होगी ऊपर। जा चुके हैं। बिल्कुल। ये समाज के परिवर्तन की बात जब हम करते हैं तो जी। इतना पेशेंस हमें चाहिए कि हम 30-40 साल में वो परिवर्तन की उम्मीद करें। हमने आज पढ़ाया, हम सोचे नहीं भाई 1 साल में पूरी दुनिया बदल जानी चाहिए, नहीं बदलती। नहीं। तो बिल्कुल सर, तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि आप कहते हैं कि हिंदी साहित्य के माध्यम से जाति विहीन और धर्म विहीन समाज का निर्णय होना चाहिए। इसे व्यवहारिक स्तर पर कैसे संभव बनाया जा सकता है? आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई भी हैं, मगर थोड़ा सा हम और विस्तार में आपसे जानना चाहेंगे। असल में होता क्या है मैडम ना, हम्म कि जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि एक दिन में
अभी हम बातचीत कर रहे हैं बच्चे का कि 30 साल में जो एकाएक चेंज देखना चाहते हैं वो आप बचपन से पहले उसको ट्रेन करना होगा। ठीक इसी तरह से है कि हमारे समाज की, सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर है, जो बनी हुई है, उसको आप इतनी जल्दी तोड़ नहीं सकते एकाएक, है ना। उसमें इतना जल्दी वो नहीं कर सकते, यानी रात रात में हम 24 घंटे के अंदर उसको चेंज कर दें। हम्म। आप एक कर सकते हैं, एक पहल शुरू कर सकते हैं कहीं से। जैसे मैंने आपको केरला का उदाहरण दिया। आप सोचिए कि भारत की 1.25 करोड़ की आबादी है, उसमें एक परिवार ऐसा हो जो इस तरह का चैलेंज करता हो विद सर्टिफिकेट कि हम किसी धर्म और जाति में विश्वास नहीं करेंगे। तो अब सोचिए कि वो भी तो इंसान है, वो भी तो अकेला महसूस करेंगे, कौन जुड़ेगा उनसे। सभी जगह तो धर्म जातियां हैं, हर जगह है। लेकिन नहीं, उन्होंने शुरुआत की ना। तो उन्होंने शुरुआत कर दी तो कहीं ना कहीं चीजें धीरे 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 इफेक्ट करेंगी। अब धर्म और जाति के अब हिसाब देखिए से मैडम। हाँ। कानून नहीं बनना चाहिए। जी जी। कानून, एक देश एक कानून होना चाहिए जी जी जी। सबके लिए। और हाँ, दूसरी बात कि साहित्य के माध्यम से किसी भी विचार या सिद्धांत को आप जब सामने लाएंगे ही नहीं। फिर यहाँ थोड़ी सी रिपीट हो रही है पिछली वाली बात जो मैं आपसे कह रहा था कि प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी की जो लैब है उसमें सैंपल जाएगा नहीं तो समस्या का समाधान होगा। आप जीवन भर विश्वविद्यालय में यही पढ़ाएंगे कि आपको हिंदू धर्म की आइडियोलॉजी पढ़नी है, मुस्लिम धर्म की आइडियोलॉजी पढ़नी है। आप लॉजिकल चीज पढ़ाएंगे ही नहीं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे ही नहीं, तो वो कैसे तार्किक होगा, कैसे वो अपने राइट समझेगा, कैसे अपनी ड्यूटीज समझेगा, कैसे वो ये समझेगा कि कौन सा आर्टिकल है जो एक दूसरे के प्रति भेदभाव करने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जब तक वहां तक साहित्य को जाने ही नहीं देंगे, उसको पढ़वाएंगे ही नहीं। अब पढ़वाएगा कौन? नीचे से शुरुआत नहीं होगी, ये इसकी शुरुआत ऊपर से हो। सरकार कैसी है, उसकी मेंटलिटी कैसी है, वो क्या चाहती है। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ा अजीब बात होती है हमारे यहाँ की, हर क्षेत्र में राजनीति का हस्तक्षेप बहुत जबरदस्त। कम से कम एजुकेशन आपने छोड़ा होता, एजुकेशन को फ्री ऑफ माइंड छोड़े होते। एजुकेशन में क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, ये तय आप नहीं करेंगे, ये समाज की रिक्वायरमेंट करेगी, स्टूडेंट करेगा। आपको कोई नोवेल पढ़ाना है, कोई कविता पढ़ानी है, तो आप उस पर बहस करिए, डिबेट करिए। ये राजमुनि मिनिस्टर हैं, अनुसुईया जी चीफ मिनिस्टर हैं, तो हम दोनों ने लिख दिया, कविता लग गई कोर्स में। ऐसे नहीं होता है ना। तो कौन सा साहित्य आप संस्थानों में दे रहे हैं, विश्वविद्यालय में दे रहे हैं, कौन सी समस्याएं हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। खाली समस्याएं बताना किसी लिटरेचर का काम नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी ढूंढना होगा। अभी मैं इस उपन्यास की बात कर रहा था, तुम्हें बदलना ही होगा। तो लेखिका प्रॉब्लम भी बताती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताती है कि ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो जब आप पढ़ाएंगे ही नहीं उन चीजों को, तो फिर आगे कैसे जाएंगे। हमारे बच्चे पैदा होते ही जर्मनी कैसे सीख लेते हैं, हिंदी कैसे सीख लेता है? क्योंकि आप उसके कानों में आप वही शब्द दिन रात उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। पानी दे दो, खाना दे दो। इंग्लिश क्यों नहीं बोलता हमारा बच्चा, भारतीय बच्चा कोई भी पैदा होते ही नहीं बोल सकता? क्योंकि आपने उसको पास ही नहीं किया कुछ चीज। तो ठीक है ना, नहीं पास किया, नहीं है हमारी भाषा, जी। नहीं है तो हमारी भाषा, आपको हमारी जो भाषा जिस है वो साहित्य तो को, नहीं हाँ, सीखेगा। जी जी, जिस साहित्य को, जिन संस्थानों में जरूरत है, समाज को जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो चीज आपको पढ़ानी चाहिए। तब जाकर के एक समाज में एक चेंज होगा। आपका स्टूडेंट हमसे आपसे सीखेगा। मैं स्टूडेंट को बराबर कहता हूँ, पिछले 20 साल से क्लास में जाता हूँ, बात करता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये जरा सोच के रखिए आप हमेशा। कबीर को क्यों पढ़ना है और दूसरे लोगों को क्यों नहीं पढ़ना है, ये इस बात को आपको तय करना पड़ेगा। या कबीर क्यों ज्यादा रिलीवेंट है आज के समय में, रैदास क्यों रिलीवेंट है, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए।
बच्चा तो विश्वास करके जाता है कि जो भी सिलेबस है, सिलेबस जी रिलेटेड प्रश्न आने वाले हैं तो वो तो वही पढ़ेगा ना। जी जी। जी। बहुत लंबी कहानी है सर। आ, जी, आप मुझे ये बताएं कि आपकी दृष्टि में आज के हिंदी पाठ्यक्रम में किन सुधारों की सबसे अधिक आवश्यकता है? मुझे लगता है आप इसका जवाब दे चुके हैं सर, अभी जो आपने दे बात। चुके हैं कि जी हाँ। आप जो लिटरेचर पढ़ाइए वो लॉजिकली लिटरेचर हो, जी तर्कपूर्ण हो जी। और साइंटिफिक अप्रोच पर आधारित। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वैश्विक स्तर पर हिंदी को स्थापित करने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? हिंदी की स्थिति आप जानते ही हैं कि ना कि भारत में, पूरे विश्व में कहाँ पर चल रही है। और इसको और उठाने के लिए मतलब हमें तो, मुझे लग रहा है कि हमने पता नहीं किस किस चीज को उठाने की बात कर ली अभी। अब हम अंतिम चरण पर हिंदी को उठाने की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें गिरी कोई हुई नहीं। हैं और इन्हें उठाना है हमें। नहीं जी। नहीं नहीं, ऐसी मैंने वही बताया ना कि अ, शिक्षक दिवस मनाने की जरूरत नहीं है जब प्रतिदिन चीजों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल, हिंदी भाषा हिंदी दिवस को की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जुबान पे लाना कोई जरूर। जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। लेकिन आपको ये देखना होगा कि भारत एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में कि हम्म। जहां एक भाषा नहीं, बहुत सारी भाषाएं बोलियां बोली जाती। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज मजबूत करनी होगी, भाषाओं और बोलियों को जो कनेक्ट करने का जो एक क्या कहेंगे उसको, बीच का जो पिलर है, वो है ट्रांसलेशन। आपको अनुवाद को मजबूत करना होगा भारत के अंदर। और जब अनुवाद मजबूत कर देंगे तो शरण कुमार लिम्बाले जी मराठी में लिखते हैं सनातन उपन्यास, रामराज उपन्यास। और मैं हिंदी का प्रोफेसर होकर इसको पढ़ता हूं, मराठी मुझे नहीं आती, लेकिन मैंने अब तक पढ़ा और मेरी जिंदगी का मुझे लगता है कि मुझे हिंदी उपन्यासों में सबसे अगर मजबूत, सबसे बेहतरीन कोई उपन्यास है तो वो सनातन उपन्यास है। ऐसी रचनाओं को पाठ्यक्रम में शामिल भी किया जाना चाहिए। उस उपन्यास में भारतवर्ष के हर राज्य की प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन दिया, और बड़ी ईमानदारी के साथ। जी। तो सारी भाषाओं को कनेक्ट करने के लिए कम से कम अगर भारत की बात करें, एशिया की बात करें, तो हमको अनुवाद, सारी भाषाओं के लिटरेचर का अनुवाद, अनुवाद के सेंटर हमको डेवलप करने होंगे। हर यूनिवर्सिटी में एक सेंटर बनाना होगा, क्योंकि सारी कहानी यहीं से बनेगी और बिगड़ेगी। अनुसुईया जी को, राजमुनि जी को नहीं मालूम है कि केरल वाला हमारा राइटर क्या लिख रहा है मलयालम में, मुझे क्या पता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वो और अनुवाद। इसी की बदौलत, हाँ इसी की बदौलत मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। अभी वहाँ डेनमार्क में मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी बताया था मुझे कि सर, चाइना की गवर्नमेंट इतनी सिंसियर है अपनी भाषा को लेकर के कि वो अपनी फंडिंग से डेनमार्क में चाइना का स्टडी सेंटर चलवाती है। टीचर भी वही देगी, विद्यार्थी भी वही देगी, ट्रांसलेटर भी वही देगी, पैसा भी वही देगी। तो कौन कंट्री मना करेगा आपको ये काम करने के? अभी मैं नेपाल गया था, अपनी मैंने बताया भाषा मैं का ज्यादा नहीं विस्तार घूमा। कर रहे हैं ना। जी जी। अपनी भाषा का अभी नेपाल में गया था मैं। अनुसुईया जी, नेपाल में उसकी लाइब्रेरी मैंने देखी थी। मेरा घूमने का उद्देश्य था कि मैं यहाँ की लाइब्रेरी देखूं, तो उसमें कम से कम मानिए कि 50-60 हजार किताबें चाइनीज भाषा की मैंने कोने में लाइब्रेरी में रखी देखी। वहां मैंने पूछा उस स्टूडेंट से, मैंने कहा नेपाली लोग चाइनीज भाषा पढ़ते होंगे? बोले कि नहीं। फिर मैंने कहा ये क्यों रखी है? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने रखने के लिए पैसा दिया है, बुक परचेज करने के लिए पैसा दिया है, और आगे जितनी किताबें उसको ट्रांसलेशन करने के लिए भी फंड आने वाली है। आप बताइए, है ना? चेंजिंग देखिए, फिर वही बात पे, चेंजिंग ऊपर से होगी, हमारे अंदर विल पावर होनी चाहिए। अब बिल्कुल राजमुनि अनुसुईया जी एक एक रचना ट्रांसलेट कर सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 कर सकते हैं अपने जीवन में, 20 कर सकते हैं। लेकिन प्रचार प्रसार तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अभी ये उनका नाम बता दूं, हाँ मेरी बात हुई थी हो रही है उनसे, डेनमार्क में, अर्चना पेन्युली जी। उनका एक विशेषांक आया था, उन्होंने दावे के संग कहा था कि किसी भी देश की भाषा और बोली के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहां की सरकार की होती है। अगर सरकार चाह ले
ईमानदारी से चाह ले तो हर राइटर की नई नई रचनाएं पाठ्यक्रम में लगना शुरू हो जाए और आदमी रुचि लेगा। जी आप बताइए, हम प्रोफेसर हैं 20 साल से, हम क्यों पढ़ेंगे? प्रमोशन हो गया। व्यक्तिगत पढ़ना अलग चीज है, जब हमारे द्वारा पढ़ी हुई चीजों का इम्प्लीमेंट हो हमारी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी में आप पढ़वाइए, जब मैं बताऊं कि हाँ सर ये कहानी बेहतर है, ये काव्य संग्रह बेहतर है, आप पढ़वाइए, तो आप नहीं पढ़वाएंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि राजमुनि जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं बोल रहे हैं। तो यही चीज है मैडम। सारी चीजों से ऊपर उठ करके हमें कहीं ना कहीं चीजों को, ऐसी टूल्स हमको डेवलप करने होंगे भाषा के लिए कि जिनसे उसका प्रचार प्रसार हो सके। उसके लिए हमें पूरे एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। हम बिल्कुल। कर्नाटक में जाते हैं, हम तो कन्नड़ जानते ही नहीं है मैडम, टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, काम चल जाता है, लेकिन वहां के आदमी हिंदी समझते हैं। तो कर्नाटक सरकार को चाहिए कि वो कन्नड़ में भी लिखे अपने बोर्ड पर और हिंदी में भी लिखे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन नहीं हो पाए। इतनी भाषाएं हैं तो हर भाषाओं को वैल्यू देते हुए बिल्कुल, अपनी ट्रांसलेट। भाषाओं को कनेक्टिविटी करने के लिए ट्रांसलेशन की सुविधा दीजिए, और उन एक दूसरी यूनिवर्सिटी में आपको लिटरेचर को एक्सचेंज करना चाहिए। बिल्कुल 5 हिंदी उपन्यास हमारे केरल में पढ़ाए जाएं, उनके हमारे यहाँ 5 पढ़ाए जाएं, फिर 2 साल बाद फिर चेंज किए जाएं, तब तो मजा है काम करने में। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं राजमणि जी। हम्म, अगर हमारी बात वहां तक पहुंची जो सुन सकें तो जी डेफिनेटली इन चीजों पर काम को किया जाएगा। शायद अभी तक उनके विचार में ना आया हो इस तरह की बात। जी। जी सर, एक शिक्षक, शोधकर्ता और साहित्यकार के रूप में आपका अंतिम लक्ष्य क्या है जिसे आप हिंदी साहित्य की दुनिया में समर्पित करना चाहते हैं? हाँ मैडम, अंतिम सवाल आपने सही किया जी कि हर व्यक्ति का जो एक जीवन का लक्ष्य होता है। जैसा कि मैं आपसे थोड़ी देर पहले अपनी बात साझा कर रहा था कि मुझे इस क्षेत्र में आने के बाद एहसास हुआ कि मैं सही जगह आया, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण नहीं होता है। साहित्य समाज का एक दस्तावेज होता है, जिसको निरंतर खोल खोल करके समाज के सामने प्रस्तुत करना हर नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, मैं यही चाहता हूं कि जो भी अ, हमारा जो साहित्य है उसमें 2-3 अप्रोच होनी बहुत जरूरी है। एक तो लॉजिकल अप्रोच, एक साइंटिफिक अप्रोच, है ना। और उन चीजों को साहित्य में छिपी हुई उन चीजों को बाहर लाना चाहिए जो चीजें एक बेहतर समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें। यानी ये भी तय करेगा ना कि कौन सा साहित्य समाज को दिशा दे सकता है, कौन सा साहित्य समाज की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। केवल मनोरंजन करना साहित्यकार का काम नहीं होना चाहिए। सही बात है। कुल मिलाकर सभी का उद्देश्य यही होता है कि समाज की दशा और दिशा को लॉजिकल तरीके से चेंज करना, ताकि आगे आने वाली जनरेशन उसको एक्सेप्ट कर सके आराम से। बिल्कुल सही बात है। तो मैं शोध प्रविधि पढ़ाता हूँ। 10-15 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए। तो मैंने यही महसूस किया है कि लॉजिकल रिसर्च और ह्यूमन वैल्यू, यानी मानवीय मूल्यों को भी संरक्षित करने की हमारी जिम्मेदारी होती है एज ए अध्यापक। क्लास में बच्चे मुझसे क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं। जब कोई बात मैं कहता हूँ किसी धर्म या ईश्वर से संबंधित, तो मैं उनसे बड़े प्यार से एक सवाल कहता हूँ कि देखिए, पहले आप इंसान हैं, और इंसान बनने के जितने रास्ते हो सकते हैं आपको अख्तियार करने चाहिए, चाहे इसके लिए किसी भी चीज को छोड़ना है। और रही यहाँ तक ज्ञान की बात, तो ज्ञान वो नहीं है जो हम डिग्री पा लेते हैं फिर क्राइम करते हैं। ज्ञान वो नहीं है। ज्ञान वो है जो कबीर कहते हैं, जो बुद्ध कहते हैं, इसे ज्ञान कहते हैं। और दुर्भाग्य है कि हम लोग शिक्षा व्यवस्था में इतने बड़े बड़े फिलोसफरों को पढ़ाते हैं, इतने बड़े बड़े राइटरों को पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद सिर्फ वे कागजों पर चीजें रह जाती हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि
जब जीवन में इम्प्लीमेंट करना होता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है। हम कह तो देते हैं कि हम कबीर के रास्ते पर चल रहे हैं, बुद्ध के रास्ते पर, लेकिन कहना बड़ा आसान है, चलना बड़ा मुश्किल काम है। बस चार चीजों पर मैं शोधार्थियों को गौर करता हूं कि देखिए, आप ऐसे साहित्य पर शोध करिए, इस एंगल से शोध करिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, यानी जस्टिफिकेशन भी आपको देना है। आपने शोध किया, आपका शोध रखा रहा यूनिवर्सिटी में, तो कोई मतलब नहीं। आप उस पक्ष पर काम करिए जो लगे कि हाँ आपने समाज के लिए लॉजिकल काम। और एक चीज और, जाते जाते मैं बता दूं आपको कि शायद किसी में मैंने नोट किया था, मैं भूल गया, याद आ गया मुझे, कि जब आप शोध करते हैं तो शोध एक स्वतंत्र क्षेत्र होता है हमारा। अभी पिछले 8-10 साल पहले, आ, आपके यहाँ पता नहीं क्या है, जैसे हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में प्रमोशन जब होते हैं प्रोफेसर्स के, हायर एजुकेशन में, तो वहाँ एक एपीआई है ना, एक इंडेक्स सूची बनाई जाती है कि आपने कितने पेपर लिखे, कितनी किताबें लिखी, कितने शोध पत्र, कितने आर्टिकल लिखे। अब हो क्या रहा है, आप शोध को नौकरी से नहीं जोड़ सकते। आप क्यों रिक्वायरमेंट करते हैं कि एक अध्यापक बनने के लिए हायर एजुकेशन में डॉक्टरेट होना ही चाहिए? तो कोई भी आदमी पीछे नहीं रहना चाहे, वो एट एनी रेट डॉक्टरेट की डिग्री लेगा ही। आप क्यों एक्सेप्ट करते हैं कि हर आदमी लेखक हो सकता है, हर आदमी आलोचक हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर होगा तो कोई एक बिरला ही। साहित्यकार अच्छा आलोचक हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि शोध का जो विषय होता है ये उसकी रुचि पर आधारित होता है, उसकी अंदर की विल पावर पर आधारित। जब आप उसको नौकरी से जोड़ देंगे, प्रमोशन से जोड़ देंगे, तो लोग न चाहते हुए भी उस काम को अंजाम देंगे, जो कि कभी भी वो समाज सापेक्ष साबित नहीं हो। जैसे राजमुनि को मिठाई पसंद है, अगर आप नमकीन खिलाएंगे तो क्या हो? बिल्कुल उसका रिजल्ट जो है आपको नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते। तो शोध रुचि का विषय होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो न्यूटन तो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े नहीं थे, जहां तक मैं समझता हूँ। बुद्ध तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, उन्होंने खुद जीवन का शोध अपना किया। न्यूटन ने तो भाई एक्सपेरिमेंट किए, स्वतंत्र थे, वो कुछ गलत भी होगा, सही भी होगा। यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। जब आप जी। जी, मैं अब बताती हूँ यहाँ पर कि कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो कि ऊपर की यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आते हैं और वो पूरे समाज को बदल। नेचुरल, जी नेचुरल, बिल्कुल। तो क्योंकि हम अपने आप में एक यूनिवर्स हैं और जब हम उस यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको बहुत सारी जी चीजें होती है, क्योंकि हर चीज यूनिवर्स यूनिवर्स में पड़ी हुई है। जी जी। तो नहीं, मेरा कहने का सवाल है, आप ध्यान दीजिएगा कि मेरा कहने का रुचि मतलब है कि राजमुनि को रुचि होगी, रुचि होगी हिंदी लिटरेचर में रिसर्च करने की, तो वो खुद करे, स्वयं करे। उससे मतलब किसी प्रमोशन का लालच या नौकरी का लालच देख करके उसकी, आपको उसको कंपलसरी करके जब करवाएंगे तो फिर उसमें मजा नहीं आएगा, जी वो जी, फाइंडिंग्स नहीं आएंगी जो आप जानना चाहते बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। हैं। राजमुनि को खुद करना है तो खुद करे। हाँ, अगर खुद कर ले कोई प्रोफेसर, उसको आप पुरस्कार दीजिए कि अनुसुईया जी ने हिंदी उपन्यास पर ये शोध लिखा और ये बेहतरीन शोध है, राजमुनि ने हिंदी कविता पर ये शोध किया, ये बेहतरीन शोध। आप ये कहिए कि दोनों में से कौन पीएचडी पहले कर लेगा प्रमोशन हो जाएगा, कौन जितने शोध पर लिख लेगा प्रमोशन हो जाएगा, तो ये, इससे कोई बेहतर रिजल्ट नहीं निकल सकता। हर क्षेत्र में दौड़ रहे हैं लोग। जी जी। आपका रुचि का होना बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। चाहिए, रुचि से बिना इंटरेस्ट के फिर मजा नहीं। जी जी। हमारे यहाँ अभी भारत में आपको बता दें कि जब ट्वेल्थ के बाद एजुकेशन में लगभग 60 से 70% पेरेंट्स का ये दबाव होता है, हम लोगों ने महसूस किया है, वो साइंस विषय को नंबर 1 पर रखते, मेरा बेटा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। चाहे वो उसके बाद अगर कहीं नहीं। हाँ, ये स्कूलों में ऐसी है
ये चीजें हैं कि वो जी लोग मैथ्स और साइंस का को ज्यादा आगे रखते हैं, इवन इंग्लिश को, जी। अंग्रेजी को ज्यादा आगे रखते हैं। हम्म, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें कि चाहे इंसान किसी भी क्षेत्र से पढ़ा हुआ हो और किसी भी क्षेत्र में रहकर काम कर चुका हो, लेकिन धीरे धीरे आते आते वह साहित्य से जुड़ ही जाता है। वह लेखन कार्य जी करना शुरू कर देता है, चाहे वो अपने जीवन की बातें लिखें, चाहे वो अपना दिनचर्या लिखे, चाहे वो कविताएं लिखें, जी। चाहे वो धीरे धीरे हाइकू लिखे या कहानियां लिखने के द्वारा वो इन चीजों से हम्म, जुड़ने लगता है। और फिर धीरे धीरे समझ में हम्म, आता है कि अरे ये विषय जिसे हम आर्ट की भाषा हम्म, में कहा करते थे कि साहित्य पढ़ना, ये तो जी सबसे मजबूत और सबसे बहुत ही बेहतरीन चीज है। पूरा समाज इसी से चलता है, देखा जाए तो। बिल्कुल। तो वही है कि चीजों को बदलना और उनको स्वीकार करना बहुत नहीं, सारी। हमारी रुचि, हाँ बिल्कुल अनुसुईया जी, हमारी रुचि भी तो होनी चाहिए, कैंडिडेट की रुचि होनी चाहिए, तब आप उसको करनी चाहिए, फ्री छोड़िए उसको। ये रुचि तब जागती है ना उनके अंदर जब वो पूरा जीवन जी लेते हैं। मतलब साइंस में अब वो बुद्धि, पहले क्या होता था ना कि रुचि के हिसाब से बांटा ही नहीं जाता था, वहां पर तो मार्क्स के हिसाब से बांटा जाता था। अब हाँ, मार्क्स के हिसाब से, बिल्कुल। साइंस और मैथ्स के आपने ट्यूशन वगैरह लगा दिए, और आप चाह ही रहे हैं कि आपका बच्चा इसी सब्जेक्ट में ज्यादा आगे जाए, और फिर आपका कॉमर्स और आर्ट्स और साइंस के हिसाब से आपने उन्हें रखा। और वो भी ऐसे कि मार्क्स ये नहीं देखे जाते थे कि सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं, किस सब्जेक्ट में। हम्म, वो ये देखते हैं कि जी ओवरऑल मार्क्स कितने हैं, और उस मार्क्स के आधार पर आपको साइंस लेना है, और या तो कॉमर्स लेना है या तो आर्ट्स। आर्ट्स तब लेना है जब आपके मार्क्स साइंस और कॉमर्स के लायक ना हो तो। बिल्कुल बिल्कुल वही। तो ये धारणा ही बिल्कुल गलत है। जी आप तो रुचि के हिसाब से अगर बांटते तो वो देखते कि कौन से सब्जेक्ट में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उस सब्जेक्ट को लेने के लिए उसमें जाइए आप। और या तो उसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, चाहे वो मैथ्स हो, मतलब चाहे बिल्कुल। साइंस हो, चाहे वो इतिहास या जो भूगोल हो। तो ये सारी बातें हैं हम्म, सर, बहुत सारी चीजें हैं। अब सुनते सुनते अब लोग जैसे जी फिल्में बनाई जाती हैं, फिल्मों के आधार पर थ्री इडियट्स फिल्म हो गई, या और भी बहुत सारी जो आमिर खान ने मूवीज बनाई हैं जिनमें ये दिखाया गया है कि आप अपनी रुचि के हिसाब से काम करिए, बच्चे को उसके रुचि के हिसाब से काम करिए। बिल्कुल बिल्कुल, रुचि के हिसाब से, आज बिल्कुल बदला है और बदल रहा है, वही बात हो गई कि धीरे धीरे बिल्कुल। बदलता रहेगा। जी तो हम ओवरऑल इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम अपना कार्य पूरा करते हैं, आने वाली जनरेशन जी अपना कार्य पूरा करेगी। और जी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन हाँ, दो लोग मिल करके चर्चा जरूर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और उस जी बात जी। को आगे तक ढकेल सकते हैं ताकि लोग और विचार करने पर मजबूर हो सके उन चीजों पर। तो हमने अपना कार्य पूरा कर दिया है सर, और आज हमें आपसे जी बातचीत कर बहुत अच्छा लगा, आपकी बातों को जानकर। मुझे भी, और आपने जिस मुझे भी विषय बहुत। पर, जिस जाति पर बातें उठाई हैं, वह आपके अनुभव के हिसाब से हम तक पहुंची हैं। और जितना हमसे बन पड़ेगा सर, हम आपको, आपको न्याय, या कहें कि आपकी बातों को न्याय के तर्क पर रखने की कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और मुझे भी बहुत अच्छा आप हमारे मंच तक आए, इसके लिए बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद। लगा। जी, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि।